बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। नाज़रीन, आज का दिन बहुत ही खास है। इशाल आपको पता है कैसे? क्योंकि आज है खुशी का मौका। क्योंकि नाज़रीन, एक न्यूज़ 2 साल का हो चुका है और इन 2 सालों में आपने जिस एतमाद, मोहब्बत और तवज्जो के साथ हमारा साथ दिया है, वो हमारे लिए किसी भी एजाज़ और हौसले से कम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये सफ़र भी आसान नहीं था, मगर आपकी शमूलियत ने हर लम्हे को कीमती बना दिया। हमने कोशिश की कि आप तक वो बात पहुँचाएँ जो अहम हो, जो ज़रूरी हो, जो बरवक्त हो और आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई भी हो। हम आपके लिए सियासत के ऐवानों से लेकर खेल के मैदानों तक हक़ाइक़, तज्ज़िये और पस पर्दा कहानियाँ लाते हैं, ताकि आपको सिर्फ खबर ही नहीं बल्कि उसकी मुकम्मल समझ भी मिल सके। और आलमी सियासत, सिफारती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबियाँ हों या फिर बैनुल-अक़वामी मामलात पर आपकी मुसलसल आपको आगाह रखना हो, आपको बाखबर रखना हो। आपको हम हमेशा बाखबर रखते हैं और यही है बाएतमाद इदारा भी। बिल्कुल। और सेहत के शोबे की बात की जाए तो हमने आपका हाथ थामे रखा। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक दरपेश जो बीमारियां हैं, जो मसाइल हैं, उनके मुमकिन इलाज पर मुख्तलिफ डॉक्टर्स की आरा, हकीमों और टोटका एक्सपर्ट्स को भी आपके सामने लाते रहे, ताकि इलाज सिर्फ महंगे अस्पतालों तक महदूद न रहे बल्कि घर तक आसान जुबान में भी पहुँच सके। और हम किसी हद तक समझते हैं कि इस कोशिश में कामयाब हो सके, क्योंकि आपका फीडबैक भी हमें मिलता रहता है और इसकी ज़रूरत हमें आगे भी रहेगी। बिल्कुल जी। और नौजवान आलमी सतह पर या मकामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, तो हम आपको उनसे भी मिलवाते हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं, ताकि आप उनकी जद्दोजहद, हौसले और कामयाबियों की कहानी का हिस्सा बन सकें और ये दिखा सकें कि पाकिस्तान के नौजवान हर मैदान में नुमाया है। तो हमने वो कर दिखाया 2 साल के अंदर। 2 साल की ये हमारी मेहनत, जद्दोजहद आपके साथ के बिना कभी मुकम्मल ना हो पाती। बिल्कुल। और एक मजबूत कौम की बुनियाद भी तालीम होती है, तरबियत से जुड़ी होती है। और इसीलिए हमने नौजवान बच्चों की रहनुमाई, उनकी किरदार साजी और मुस्तकबिल की तैयारियों के लिए भी मोटिवेशनल स्पीकर्स, लाइव कोचेस के साथ बामकसद सेशंस किए, ताकि मायूसी के अंधेरों में उम्मीद का चिराग जलाया जा सके। और जिस्मानी फिटनेस भी उतनी ही ज़रूरी होती है जितनी की तालीम ज़रूरी है, जितनी की आपकी फिटनेस दिमागी तौर पर ज़रूरी है। तो जहनी सुकून और बेहतर तर्ज ज़िंदगी के लिए हमने न्यूट्रिशनिस्ट और योगा एक्सपर्ट्स को भी आपसे मुतारिफ कराया। वज़न में कमी से लेकर सेहतमंद ज़िंदगी तक की अमली और काबिल अमल तरीके आप तक पहुँचाए। और जिस तरह से हम कहते हैं कि वज़न कम करना तो वैसे भी कौमी मसला है, तो इसको हमने इतनी अहमियत देते हुए इस पर भी तफसील से मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स थे उनकी आरा शामिल करने की कोशिश की। बिल्कुल जी। ये सफ़र वाकई बहुत हसीन, शानदार और यादगार रहा। ये 2 साला सफ़र वाकई हसीन था और आज ये लम्हा हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान मॉर्निंग सिर्फ खबरें नहीं लाता बल्कि आपके साथ आपकी ज़िंदगी में रोशनी, हौसला और इल्म भी बांटता है। आज हम अपने इस सफ़र का जश्न मना रहे हैं और आपका एतमाद हमारा सरमाया है और ये सफ़र इंशाअल्लाह यूं ही जारी और सारी, बिल्कुल जारी और सारी रहेगा। और जुनेद, हमने ये 2 साल हमें पता भी नहीं चला कि कैसे गुजर गए हैं। एक दूसरे के साथ गपशप करते हुए, मेहमानों के साथ गपशप करते हुए और हर इवेंट को सेलिब्रेट करते हुए, वो जंग के दिन हो, वो कोई हमारा कौमी इवेंट हो, सेलिब्रेशन हो, 23 मार्च हो या फिर ईद और त्यौहार हो, हमने वो सब आपके साथ यहाँ पर बैठ के सेलिब्रेट किए हैं। बिल्कुल। और एक न्यूज़ की अपनी नशियात का आगाज़ किए भी आज 2 साल मुकम्मल हो गए। और इस सफ़र के दौरान एक न्यूज़ ने अपनी तजुर्बाकार टीम के ज़रिए बेबाक तज्ज़िये किए हैं, मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरों की कवरेज को अपना मयार बनाया और अपने नाज़रीन को सब कुछ दिखाया। तो इस पर हमने एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। तो ये जश्न तो यूं ही जारी और सारी रहेगा मॉर्निंग शो के अंदर भी, और उसके बाद की एक सेरेमनी भी होगी। लेकिन अभी आ जाते हैं हम अपनी टॉप 5 स्टोरीज़ की जानिब। और आज सबसे पहले अपने प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप की। सुपर 6 पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है और क्या शानदार इनिंग्स खेली है हमारी टीम ने, अंडर 19 ने। इस पर भी तफसील से जायज़ा लेंगे। बिल्कुल। और फिर बात होगी मरी समेत बालाई इलाकों की, जहां पे हालिया बर्फबारी, मोटरवे पुलिस की बर वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन है। इंतज़ामिया पूरी तरह से मुतहरिक दिखाई थी, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। और लोगों को भी ताउन की ज़रूरत है, इंतज़ामिया के साथ, पुलिस के साथ ताउन किया जाए, एडवाइजरीज़ पर अमल किया जाए, ताकि एक अच्छे तरीके से इस सर्दी के स्पेल को गुजारा जा सके। इस पर तफसील से बात करेंगे।
उसके बाद बात करेंगे, सेफ सिटी ने जहनी दबाव के शिकार अफराद के लिए काउंसलिंग सर्विस शुरू कर दी है और अब सेफ सिटी लोगों के जहनी दबाव का भी बीड़ा उठा चुके हैं, उनकी जहनी सेहत को भी सही करेंगे, उनकी जहनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे। तो सेफ सिटी ने जहनी दबाव के शिकार अफराद के लिए काउंसलिंग सर्विस शुरू कर दी है, इस पर भी तफसील से जायजा लेंगे। जी हाँ, और आज ही के प्रोग्राम में बात करेंगे लकी नंबर की। हमारे सितारे या किस्मत से लकी नंबर्स का क्या ताल्लुक होता है और आप अपना लकी नंबर कैसे चेक कर सकते हैं, किसका क्या लकी नंबर है, किन चीज़ों को मद्देनजर रखना होता है और फिर हमारी ज़िंदगियों पर उसके असरात क्या हैं, क्या ये खुशकिस्मती और बदकिस्मती की अलामत भी होता है, इस पर माहिरीन की राय शामिल करेंगे। उसके बाद बात करेंगे, स्मार्टफोन आदत ने बच्चों की बुनियादी सलाहियतें छीन ली हैं। 1/3 बच्चे किताब को भी मोबाइल स्क्रीन समझकर उस पर उंगलियां फेरते रहते हैं। आखिर इस ट्रॉमे से, इस फोबिया से बच्चों को किस तरह से निकाला जा सकता है, जिसका शिकार हमने खुद ही अपने बच्चों को कर दिया है, इस पर भी तफसील से माहिरीन की राय लेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अंडर 19 की। अंडर 19 कप के सुपर 6 मरहले में पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए न्यूजीलैंड को एकतरफा मुकाबले में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और ये हरारे में खेला गया मैच है। इस अहम मैच में पाकिस्तान ने इस जीत को पहले बॉलिंग का फैसला किया था टॉस जीतते हुए और फिर हमने देखा कि वो फैसला दुरुस्त भी साबित हुआ है। बिल्कुल, हमारे नौजवान खिलाड़ियों ने मनवाया है अपने फैसले को दुरुस्त, जिस तरह से 8 विकेटों से शिकस्त दी है न्यूजीलैंड को। एक अहम मैच था और अब तमाम मैचेस ही अहम होंगे। अगला मैच हमारा भारत से होना है, उसके अंदर भी कामयाबी बहुत ज़रूरी है और सेमीफाइनल में फिर पहुंचने के बाद हमारी कारकर्दगी इसी तरह से जारी और सारी रहे, इसके लिए क्या हिकमत अमली अपनानी होगी। शमशेर न्याजी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शमशेर, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? और यकीनी तौर पे सुबह का आगाज़ ये जिन लोगों ने कल नहीं देखा होगा मैच, इस खुशखबरी के साथ हुआ है कि हमारे अंडर 19 के बच्चों ने 8 विकेटों से शिकस्त दी है। अगला मैच बहुत ही टफ होने जा रहा है, जीत का तसलसल जारी रहे, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? सबसे पहले जुनैद भाई बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखें, अंडर 19 की जो पाकिस्तान की टीम है वो मुसलसल तौर पे जितने भी टूर्नामेंट्स पिछले दिनों में खेलती आ रही है और ये जो वर्ल्ड कप खेल रही है, इसमें उनकी जो एक विनिंग लेगेसी है वो कंटिन्यू हो रही है और उनकी मेंटेलिटी की भी समझ आ रही है और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है। जाहिर बात है जवान लड़के हैं, अंडर 19 मीन्स जाहिर बात है 19 साल से सारे छोटे लड़के हैं। जवान बॉडी जो होती है वो ज़रा उसकी मेंटेलिटी, उसका एग्रेशन, उसका जो जो एक्सपोजर होता है वो ज़रा थोड़ा सा कूल एंड काम होता है, थोड़ा सा बेहतर होता है। तो यही लेगेसी लेके चल रहे हैं हमारे अंडर 19 की टीम के लड़के। और आप समीर मिन्हास को देख लें, आप फरहान यूसुफ को देख लें, ये मतलब पाकिस्तान की टीम जो 4 विकेटों से नुकसान से ज़्यादा कोई आउट ही नहीं हो रही टीम में, कोई मतलब लाइन नहीं लग रही, जैसा हमारी मेन टीम की कभी कभी लाइन लग जाती है, कल ऐसा लाइन तो नहीं शमशेर लगती। वन साइडेड मैच रहा और हमने जिस तरह से देखे, अब्दुल सुभान की बात करें, तबाकुन बॉलिंग तो थी, अली रजा की मौसर सपोर्ट थी उनके साथ, फिर समीर मिन्हास की जिस तरह आप बात कर रहे हैं बरक रफ्तार बैटिंग थी उनकी, तो मुकम्मल तौर पर मैच हमारे हाथ में लग रहा था और फिर वो हमारे हाथ में ही रहा। क्या समझते हैं आप कि हम टीम को देखते हैं, ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस होती है, हम अपनी नेशनल टीम को देखें तो तकिया किसी एक पर किया जाता है, तो यहाँ पर हमें बाहर एक खिलाड़ी एक से बढ़कर एक मिल रहा है, इसकी क्या वजूहात समझते हैं? देखें मैं आपको सिंपल एक बात आता हूँ, ऐसे ही होता है क्रिकेट की तरह। आप सेट्स बनाते हैं, बॉलिंग पेयर बनते हैं, बैटिंग पेयर बनते हैं, आप मेंटेलिटी को लेके चलते हैं। अब देखें अंडर 19 के लड़के जो हैं, अब अली रजा जो है क्लासिकल बॉलर, समीर मिन्हास बैट में, फरहान यूसुफ आपके पास बैट में है, आपके पास सुबहान बॉलिंग। अब यही लड़के ये कौन लड़के हैं? ये वो लड़के हैं जिन्होंने मेन टीम के लिए क्वालिफाई करना है। अब इन लड़कों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह लेके आती है मेन टीम में, उनके साथ क्या सलूक करती है, ये बड़ा मैटर करता है। लड़कों की मेंटेलिटी क्लियर है, आपने मैचेस देख लिए, न्यूजीलैंड के मैच में आपने मेंटेलिटी देख ली है, आपने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मेंटेलिटी देख ली है, आपने स्कॉटलैंड के अगेंस्ट मेंटेलिटी देख ली है। अगला मैच बहुत बड़ा मैच है, इतवार वाले दिन 12:30 बजे शुरू होगा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान। पाकिस्तान ऑलरेडी भारत को एशियन कप फाइनल में हरा के आया और बड़े बुरे तरीके से हरा के आया है। तो पाकिस्तान की मेंटेलिटी इस टाइम इतनी स्ट्रांग है, इनका मोराल इतना हाई है कि ये आपने अगर मैच देखे हो, अगर मेरे देखने वालों ने मैच देखा हो, तो आप देखें जो हमारे जो क्रिकेटर जिस तरह हमारे बैट चला रहे थे, बॉलिंग करा रहे थे, जो कॉन्फिडेंस लेवल था, जो एग्रेशन था, जो हंगर थी ऑन पिच, वो वाज़े तौर पे नजर आ रही थी कि भाई हम यहाँ जीतने आए हैं। और यही मेंटेलिटी होती है एक प्रोफेशनल प्लेयर की कि भाई जीत के ही ग्राउंड से बाहर जाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। और पाकिस्तान इस टाइम वर्ल्ड कप में खासा बेहतरीन जा रहा है। बस एक पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ थोड़ा सा ठीक है, इट्स अ गेम, हार जीत होती है, लेकिन मेंटेलिटी उससे डिस्टर्ब नहीं हुआ आपकी। और पाकिस्तान ने अपनी मेंटेलिटी वहीं पर स्कॉटलैंड के अगेंस्ट कवर कर लिया है, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट कवर कर लिया, न्यूजीलैंड बहुत बड़ी टीम है, कोई छोटी टीम नहीं है, उनके अगेंस्ट कवर कर लिया। और भारत के अगेंस्ट आपका मैच है, यकीनन भारत एक प्रेशर में होगा और देखते हैं ये मेंटेलिटी अब इन लड़कों का कहां तक लेके जाती है। अब मैं इनको विश करना चाहता हूं कि इनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, अगर कोई इनका फ्यूचर खराब ना करे तो।
ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के मैचेस की बात करें, सीरीज की बात करें, लास्टली अगले मैच के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारे बच्चों की अंडर 19? देखें, अब अगला मैच हमारा भारत के अगेंस्ट है और लड़कों की स्ट्रेटजी सेम है। आपको स्ट्रेटजी यही रखनी है कि आपका मेंटल लेवल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपने एग्रेसिव आपने क्रिकेट खेलनी है। पाकिस्तान आप थ्रू आउट देखें इस वर्ल्ड कप में चेस करने में ज्यादा स्ट्रांग है। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट चेस किया, स्कॉटलैंड के अगेंस्ट चेस किया, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट चेस किया। तो पाकिस्तान अगर कोशिश करे कि इंडिया के खिलाफ भी अगर चेस करे तो एक लेगेसी भी रहेगी, और दूसरा बिल्कुल ये है ठीक। कि उसमें ये होगा कि पाकिस्तान का जो एक मोमेंटम है चेज करने में वो भी सेट रहेगा। तो मैं पाकिस्तान टीम को ये मशवरा दूंगा अगर वो चेज की तरफ जाए अगेंस्ट इंडिया, अच्छी बॉलिंग करें, अच्छे उनको फिगर्स में आउट करें, उनको फंसा के रखें। 50 ओवरों का मैच है, उनको लो स्कोरिंग उनको टोटल बनाने दें और उसको आराम से चेज करें, क्योंकि आपका चेज अच्छा जा रहा है। अमूमन ये होता है कि आप अपना बना बनाया सेट जो होते हैं ऑन गोइंग टूर्नामेंट में हिला देते हैं। मतलब एकदम दुरुस्त। से पाकिस्तान टीम को ख्याल आता है कि यार आज चेज नहीं, आज हम जो है हम ना स्कोर इनको ऑन बोर्ड देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मेरी मेंटेलिटी ये कहती है कि इन लड़कों को, इस टीम को यही मशवरा है, अगर उनको तक हमारी आवाज पहुंच जाती है या हमसे ज्यादा अक्लमंद वो वहां बैठे हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, तो इनको चेस की तरफ जाना चाहिए अगेंस्ट इंडिया। इनको दुरुस्त। इंडिया को अच्छी फिगर्स में आउट करें। आपके पास बॉलर्स हैं, आपको अली रजा है, आपके पास और हम एग्रेसिव देख बॉलर्स रहे हैं, हैं आप कि उनकी अंडर बटन दें। 19 जो है वो सरफराज से बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, और सरफराज की क़यादत में वो जिस तरह की शानदार परफॉर्मेंस है, आप सही कह रहे हैं, हमारे से ज़्यादा अक्लमंद लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और उनको बड़े अच्छे मशवरे भी मिल रहे हैं और बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस इसी वजह से हमें देखने को भी मिल रही है। अगर अब हम थोड़ा सा आ जाएँ, क्योंकि क्रिकेट जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच सीरीज़ जो शुरू होने वाली है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमें होम ग्राउंड का एज भी हासिल है। फिर हम ऑस्ट्रेलियन टीम भी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, ऐसा नहीं है कि वो टीम अच्छी नहीं है। तो क्या स्ट्रेटजी उनके अगेंस्ट हमारी होनी चाहिए, और होम ग्राउंड का आपको लगता है हमें कोई एज हासिल होगा? देखें, सबसे पहले स्ट्रेटजी को मद्देनजर रखें तो पाकिस्तान के सबसे पहला प्लान ये होना चाहिए कि आपने ऑस्ट्रेलिया को इजी नहीं लेना। चाहे वो आपके घर में आके खेल रहे हैं, चाहे आप उनके घर में खेल रहे हैं, चाहे आप कहीं गली मोहल्ले में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को आपने इजी नहीं लेना। आपने उनको एक सेकंड के लिए भी लूज एंड नहीं देना। ये एक ऐसी टीम है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, ये T20 स्पेशलिस्ट बन चुकी हुई हैं। इनको हर फॉर्मेट में हर किस्म की क्रिकेट खेलने का तजर्बा हासिल है और इनकी मेंटेलिटी इतनी स्ट्रांग है कि ये अपना टेस्ट क्रिकेटर को भी जो है वो T20 क्रिकेटर बना देते हैं। तो आपने सबसे पहले जो है ना वो आपने इजी नहीं होना ऑस्ट्रेलिया की टीम को लेके। दूसरा, पाकिस्तान को चाहिए कि होम सीरीज एटलीस्ट वर्ल्ड कप से पहले जरूर जी। क्लिक करें, जरूर जीतें और इनको वाइट वॉश करें। ये बड़ा लकी साबित हुआ पाकिस्तान के लिए, बाय चांस ही लकी साबित हुआ है कि पाकिस्तान एक इतनी जायंट टीम का अगेंस्ट वर्ल्ड कप के बिल्कुल करीब आके अपनी होम सीरीज खेल रहा है। यानी कि पाकिस्तान की जो कंडीशंस हैं और श्रीलंका की कंडीशंस है वो ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क होगा थोड़ा सा। वो तरह ट्रॉपिकल वेदर वाला कंट्री है, उनकी पिचेस और हमारी पिचेस ऑलमोस्ट सेम तरीके से बिहेव करती हैं। मुश्किल होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन मैं वही पहली वाली बात, आप ऑस्ट्रेलिया को इजी नहीं ले सकते। उनमें इतना तजर्बा है कि वो फास्ट विकेट से स्लो विकेट्स पे खेलने का भी जानते हैं और स्लो से तेज विकेट पे भी खेलना जानते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा तो शमशेर, जो हमारे पाकिस्तान की यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी यकीनी तौर पे एक बेहतरीन मौका है उनको एक्सपोजर के लिए कि घर बैठे उनको ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ खेलने का मौका मिल जाएगा। तो सीनियर्स और जूनियर्स का कॉम्बिनेशन होते हुए इसका कितना फ़ायदा उठाना चाहिए? देखें, ये वाकई बिल्कुल जुनैद भाई आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको बड़ा फायदा होगा इस सीरीज से। मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई साउथ अफ्रीका की टीम या कोई बांग्लादेश या कोई स्कॉटलैंड की टीम आपके मुल्क में नहीं खेलने वाली। ऑस्ट्रेलिया आ रही है, वर्ल्ड कप विनर्स हैं, इनके पास दुनिया के सबसे ज्यादा टाइटल हैं वर्ल्ड कप के, आईसीसी ट्रॉफीज के। तो आपने इन लड़कों को, ये जो उस्मान तारिक है, ये इंटरनेशनल एक्सपोजर को बहुत ज्यादा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप मैच खेल रहे हैं, और अब मैं ये बात भी नहीं कर रहा कि पाकिस्तान की मेंटेलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। पाकिस्तान ऑलरेडी कदाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही है और आपने प्रैक्टिस मैचेस में इनकी हाईलाइट्स देखी हैं। बाबर आजम अच्छे टच में लग रहे हैं, एक एक्सपीरियंस प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए, 2-3 है बल्कि आपके पास। सलमान अली आ गए, बड़े स्ट्रांग टच में लग रहे हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की तैयारी है उसका ये बेहतरीन मौका है। और ये टीम जो भी है पाकिस्तान की, जो वर्ल्ड कप खेलेगी और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलेगी, इससे बेहतर टीम आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। आप आगे पीछे घुमा के आंख देख लें, नजर उठा के देख लें, आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है इस टाइम जो इस टीम में प्रॉपर तरीके से क्वालिफाई करे और वो ऑस्ट्रेलिया और वर्ल्ड कप में खेले। मेरे ख्याल से ये टीम सबसे परफेक्ट है। अगर यहाँ से लड़के अगर क्लिक नहीं करते तो वो अपनी मेंटेलिटी और अपने कुछ फिटनेस इश्यूज की वजह से क्लिक नहीं करेंगे। टीम कॉम्बिनेशन और प्लेइंग 11 पे आप पूरा एतमाद कर रहे हैं कि सारी टीमें अच्छी हैं। अच्छा, अगर हम देखें तो अभी जो मैच होने जा रहा है इसके अंदर वेदर कितना आप समझते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट है, और उसको देखते हुए हमारी पिशन, और फिर क्या हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए? देखें, सर्दियों का मौसम है, ऑब्वियसली बात है, शाम 4 बजे से ऑनवर्ड जो है इन्होंने मैचेस स्केड्यूल किए हैं।
तो शाम 4 बजे का टाइम वो टाइम होता है जहाँ पे आजकल के दिनों में ज़रा ड्यू जल्दी ज़रा नीचे आ जाती है, तो ड्यू फैक्टर लाजमी होगा पिच में। और लाहौर में वैसे भी आप लोग देख रहे हैं कि शाम के टाइम थोड़ा सा भी हाल ही में 2-4 दिन पहले बारिशें भी हुई हैं, कल रात को भी थोड़ी सी बारिश हुई है, तो ऑलरेडी चीज़ें जो हैं वो सोक्ड हुई हैं। तो सोक्ड वेदर में, ज़रा चिली वेदर में आपकी जो पिच जो है वो चेजिंग, अगर आप चेस की तरफ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाद में अगर आप चेस करेंगे तो पिच जो है वो बॉल बिल्कुल स्ट्रेट बिहेव करता है। मतलब अगर नमी पिच पे आ जाए तो बॉल जो है इन स्विंग आउट स्विंग होने से ज़रा नहीं उस तरफ नहीं जाता, ज़रा बॉल ज़रा बैट पे स्ट्रेट आता है। तो पाकिस्तान अगर ऑलरेडी कंडीशंस रीड कर चुका हुआ है, जिस पिच पे इन्होंने मैचेस खेलने हैं वहाँ पे ये प्रैक्टिस मैचेस कर रहे हैं, और पाकिस्तान को चाहिए कि चेस की तरफ जाए, थोड़ा बहादुरी का मुजाहरा करे, थोड़ा सा मेंटल लेवल अपना शो कराए, अग्रेशन शो कराए। यही मौका है, यही बड़ी मौका है पाकिस्तान वर्ल्ड कप से पहले बहुत सी टीमों को, पूरी दुनिया को, एग्रेसिव क्रिकेट ही अब खेली भी जा रही है और हमें भी एग्रेसिव क्रिकेट की तरफ आना होगा, और यही मौका है अपने आप को मनवाने का। आने वाले मैचेस के लिए भी बड़ा ही साबित होगा। बहुत शुक्रिया हमारे लिए शमशेर नियाजी हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। और अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान सुपर लीग। बिल्कुल जी, पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन की बात करें तो गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल भी शुरू हो चुका है, जबकि टूर्नामेंट का आगाज 26 मार्च को होने जा रहा है जनाब जी। और रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है 3 फरवरी, और इससे पहले रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। पीएसएल की तारीखें जो है, तारीखें 11वें एडिशन में लीग में तोसी करके इसे 8 टीमों तक पहुंचाया गया, जिनमें हैदराबाद और सियालकोट का इजाफा हुआ है। नई फ्रेंचाइजीज के तौर पर इन्हें शामिल किया गया। पहली बार लीग में खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग के बजाय नीलामी होगी, जो 11 फरवरी को मुतवक्के है। और इस मुनक़िदा ऑक्शन में वर्कशॉप में पीएसएल इंतजामिया ने रिजर्वेशन और ऑक्शन के अमल का तफसीली जायजा भी पेश कर दिया है। तो तमाम फ्रेंचाइजीज को इस बारे में मुबाहिसे में शामिल किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि किस टीम के हिस्से में कौन सा खिलाड़ी आता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ऑक्शन से पहले खिलाड़ियों के लिए 20 प्राइसेस और पाकिस्तानी रुपए में कम से कम इजाफी बोलियों की तफसीलात भी जारी कर दी। बिल्कुल जी। और हर स्क्वाड में 16 से 20 खिलाड़ी शामिल होंगे, जिनमें से 5 से 7 गैर मुल्की खिलाड़ी भी शामिल होंगे, जबकि प्लेइंग 11 में 3 से 4 गैर मुल्की खिलाड़ी भी लाजमी शामिल किए जाएंगे। तो PSL 11 जो है वो बहुत ही शानदार होने जा रहा है, और जिसका आगाज़ मार्च में हो जाएगा। और फ्रेंचाइज के जो मालिकान हैं उन्होंने अभी से रजिस्ट्रेशन शुरू करवा दी है खिलाड़ियों की। तो जो खिलाड़ी अब कौन कौन सी टीम को मिलते हैं, कौन कौन सी टीम में शमूलियत इख्तियार करते हैं, ये भी कुछ ही दिन में पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम एक ब्रेक शामिल करेंगे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बर्वक्त कार्रवाइयाँ करते हुए सर्द मौसम के अंदर, बर्फबारी के अंदर मोटरवे पुलिस ने काम दिखाया है और अपनी सलाहियतों का लोहा यहाँ पर मनवाया है। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद से। नाज़रीन वेलकम बैक। और अब बात हो जाए कुछ मरी की। मरी समेत बालाई इलाकों में जिस तरह से आप सब जानते हैं सर्दी की शदीद लहर जारी है, और बालाई इलाकों में बर्फबारी का जोर भी है। और इस बार हमने देखा है कि जो इकदाम थे, जो इंतजाम थे, जो मशीनरी थी, ख़ास तौर पर मोटरवे पुलिस, उनकी जो काविशें थी वो काबिल सताइश हैं, खराज तहसीन के लायक हैं। वो तमाम इकदाम, वैसे तो उनकी ड्यूटी है, लेकिन जो अमूमी तौर पे हम देखते हैं इतने ज़्यादा मुतहरिक नहीं होती, जिसकी वजह से माजी में बहुत से अफसोसनाक सानिहात भी रोनुमा हो चुके हैं। तो जैसी ड्यूटी होनी चाहिए, इस बार हमें एज इट इज़ उसी तरह के इकदाम देखने में नजर आए हैं। इसके पीछे क्या क्या काविशें कारफरमा थी, क्या इंस्ट्रक्शंस थी, क्या ट्रेनिंग थी, और किस तरह से ये सारा जो निज़ाम है उसको मरबूत तरीके से, बेहतरीन तरीके से उस पर इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया गया, ये हम उन्हीं के तर्जुमानों से जानेंगे। बिल्कुल जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अदील शहजाद साहब, SP मोटरवे पुलिस सेक्टर कमांडर मरी एक्सप्रेस वे हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे आपको। अदील शहजाद साहब, इससे पहले हमने देखा कुछ 4-5 साल पहले जिस तरह का हादसा भी पेश आए मरी के अंदर, गाड़ियों में लोग फंसे रह गए और फिर रात गए हीटर ऑन रखने की वजह से, उस बर्फबारी के अंदर फंस जाने की वजह से बहुत सारी अमवात भी हुई। लेकिन इस बार हमने देखा कि बहुत ही ऐसे तरीके से तमाम तर इंतजामात और इकदाम जो है वो इंतजामिया ने भी संभाले, और आप भी बीच में पेश रहे, और जो लीडरशिप है वो वहाँ पर हमें नजर आई, बड़े अफसरान भी वहाँ पर हमें मौके पर मौजूद नजर आए। क्या स्ट्रेटेजी थी, किस तरह से ओवरकम किया गया, किस तरह से हालात से निपटने के लिए क्या स्ट्रेटेजी तरतीब दी गई, और चैलेंजेस क्या क्या रहे इस बार? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया बात करने का। बिल्कुल, ये इस एक नाजुक खुशगवार हादसा नुमा हुआ था, लेकिन वो हमारे AOR से बाहर था। एक्सप्रेसवे को हम मोटरवे पुलिस डील करती है, जो इस्लामाबाद से मरी एक्सप्रेसवे है। तो हमारे पास इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तीनों शिफ्टों में हमारे 200 से ज़्यादा लोगों ने और 25 से ज़्यादा गाड़ियों ने, इसके अलावा खसूसी तौर पर हमारे अफसरान की हिदायत पर हमने एक हैवी बाइक्स का हमने अपने बाइकर्स का एक ग्रुप बनाया था, स्क्वाड बनाया था, स्नो स्क्वाड,
तो वो मुतहरिक था और हर जगह पे पहुँच कर लोगों की हमने हर मुमकिन मदद की है और सड़क को मुकम्मल तौर पर साफ रखा और गाड़ियों के चलने के काबिल रखा है, जिसके लिए हमें FW की और NHA की खिदमत हासिल थी, जिससे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की भी इसमें बहुत काविश है और DPO, DC मरी वगैरह और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर हमें सपोर्ट किया है। इस्लामाबाद पुलिस ने भी, ट्रैफिक पुलिस ने, तो सबकी ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सयाहों को हमने हर मुमकिन सहूलत दी है और बर्फ को एंजॉय करने का आफियत के साथ, खैरियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक तो आगे का भी हम आपसे जानेंगे मजीद क्या एडवाइजरीज हैं, क्योंकि महकमा मौसमियात के साथ यकीनी तौर पे आप लोगों की कोऑर्डिनेशन होती होगी, लेकिन अभी ये जो अभी तक के ऑपरेशंस थे उसमें चैलेंजेस क्या रहे, मुश्किलात कैसी रहीं और लोगों का ताउन कैसा रहा, क्योंकि लोग जो फैमिलीज़ के साथ आए हुए हों, कैपेसिटी पूरी हो गई है और रास्ते आप लोगों ने बंद कर दिए हैं, फिर उनको किस तरह से कायल किया जाता है, उसका तरीक़ाकार क्या है, ताकि लोग इस प्रोग्राम के तवज्जुह से भी जान सकें कि किस तरीके से एंटर होना है, अगर कैपेसिटी ख़त्म हो जाए तो फिर वापस भी जाना पड़ सकता है। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली जो ये एक्सप्रेस वे है, ये क्योंकि गेट वे है कश्मीर के लिए भी और लोकल भी लोग रहते हैं, जारी बात है हम मना नहीं कर सकते आने से, तो वो हमारे जो अफसरान पाला हैं और उनकी स्ट्रेटजी के मुताबिक हमारी स्पेशली हमने इसको पहले इसका जो फेज़ था वो पहले प्री प्लान था, यानी कि पहले से प्लानिंग थी, पहले प्लानिंग स्टेज थी, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन है, फिर अभी उसका पोस्ट स्नो ऑपरेशंस हैं। तो इस तीनों फेजेस को हमने 3 हिस्सों में तकसीम करके इसके अलग से प्लानिंग की गई है। लोग आते हैं, जारी बात है, जो इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात में पिंडी के रहते हैं और नज़दीकी जो बर्फ़ का कोई साल में ये सीज़न आता है और उनको हम वेलकम भी करते हैं, लेकिन हमने इसलिए हिदायत जारी की थी कि आप जब भी सर्दियों में सफ़र करें तो अपनी गाड़ी को अच्छी हालत में रखें, टायर्स अच्छी हालत में होने चाहिए, गर्म कपड़े होने चाहिए, खुश्क खुराक वगैरह, पानी और स्पेशली हीटर का इस्तेमाल ना करें, और जो स्नो चेन्स हैं वो आप अपनी गाड़ी में साथ रखें। प्लस हमने मोटरवे पुलिस ओनली। अच्छा, ये स्नो चेन्स का आपने तज़किरा किया आदिल साहब, ये स्नो चेन्स लोग अपने साथ खुद लेकर आएँ या फिर जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी कोई ऐसी अरेंजमेंट है, कोई अगर नहीं ला सका या किसी के इल्म में नहीं था तो वहाँ पे उन्हें प्रोवाइड कर दिया जाए रेंट पे या परचेज के लिए? जी, इस तरह है कि ये हर गाड़ी के साइज़ के टायर के मुताबिक स्नो चेन्स अलग से मुख्तलिफ साइज़ की मिलती हैं, तो ये मुमकिन नहीं होता कि इतनी हज़ारों, अब जो एवरेज डेली ट्रैवलिंग है वो 15 से 20 हज़ार की कम्यूट है, तो इतने ट्रैवलर्स को इस तरह स्नो चेन्स उनके मुख्तलिफ साइज़ के मुताबिक प्रोवाइड करना इज़ नॉट पॉसिबल। प्लास्टिक टाइप जो आधी एक प्लास्टिक टाइज हैं हमारे पास थी, वो हमने अरेंज की थी और हमने फ्री ऑफ कास्ट और टोल प्लाजा पे, फुलग्रां टोल प्लाजा पे लोगों को तकसीम भी की हैं, और बर्फ़ के दौरान अगर कोई गाड़ी नहीं चलती या फंस गई है तो उनको वहाँ पर फौरी तौर पर रेस्क्यू करने के लिए भी हमने इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात यह है ना कि अगर आपको स्नो चेन्स की उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब आपकी सड़क, मेन सड़क जो होती है जिस पे आप चल रहे होते हैं, तो वो उसके स्नो क्लियरेंस ना हो। स्नो क्लियरेंस का अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन बड़ी अच्छी स्पीडी और बड़ी एफिशिएंट तरीके से जारी था, तो साथ साथ स्नो हटती रही है। ट्रैफिक जो मैनेजमेंट की गई है, ट्रैफिक क्लोजर नहीं किया गया, ट्रैफिक मैनेजमेंट की गई है, वो भी लोगों की हिफाजत के लिए, ताकि लोग बर्फ साफ हो जाए और लोग आराम से रास्ते क्लियर हों। अच्छा आदिल शहजाद साहब, और इस बर्फ को इंजॉय कर सकें। आदिल शहजाद साहब, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वहाँ पर लोग भी जाते हैं ट्रैवल करके जो कि नावाकिफ़ होते हैं पहाड़ी इलाकों के ऊपर ड्राइव करने के लिए, या फिर बर्फ़ की सूरत हाल के अंदर या बर्फ़ सड़कों पर अगर है तो वहाँ पर ड्राइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, और बहुत सारे हादसा इसी वजह से पेश आते हैं क्योंकि वो लाइल्म होते हैं वहाँ पर किस तरह से ड्राइव करना है, ब्रेक नहीं लगानी है, क्लच नहीं लगाना है, या फिर रेस नहीं देनी है। ये वो तमाम चीज़ें होती हैं जो कि वहाँ के जो मकामी ड्राइवर्स हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो मकामी नहीं हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, उनको पता नहीं होता। तो क्या उनको अवेयरनेस देने के लिए भी, उनको ट्रेन करने के लिए, उनको नॉलेज देने के लिए भी कोई कैंपेन इस हवाले से चलाई जाती है? बिल्कुल, इसके लिए स्पेशली हमने प्रोडक्ट डिज़ाइन की है और रोड सेफ्टी मटेरियल हमारा टोल प्लाजा पे स्टॉल भी लगता है रोड सेफ्टी का, और इस पे सोशल मीडिया को भी हम प्लेटफॉर्म्स को भी यूज़ करते हैं। हमारा ट्विटर अकाउंट है, इंस्टा है, फेसबुक है, मोटर पुलिस के एक्टिवली हमने तमाम अपने चैनल्स को यूज़ किया, और रोड सेफ्टी के हमारे टीम्स बनी हुई हैं जो लोगों को गाइड देती हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ कर, और इसके अलावा रोड सेफ्टी का स्टॉल भी हम लगाते हैं।
हम प्रिंटेड मटेरियल भी तकसीम करते हैं जिसमें तमाम चीज़ों के बारे में आगाही दी जाती है और उसमें हिदायत मखसूस हिदायत होती हैं पहाड़ी और बर्फ़ के इलाकों में सफ़र करने के लिए गाय बगाए वो हम उसका करते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, रवैयों में भी बड़ी तब्दीली हमने देखी है। पहले जिस तरह के रवैये हुआ करते थे ट्रैफिक पुलिस के, वार्डन्स के, या फिर वहाँ पर पुलिस जो मौजूद होती थी, इस बार हमें बड़ा ही पॉजिटिव चेंज नज़र आया है और हमने देखा कि बड़े मोहब्बत से, बड़े प्यार से, बर्फ़बारी और बारिश के अंदर भी खड़े आपके अफसरान बड़ी मोहब्बत से समझा रहे हैं, बड़े प्यार से उन्हें बता रहे हैं कि आगे रास्ते किस तरह के और आपको क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी होंगी। इसकी क्या वजह है? कोई ख़ास ट्रेनिंग दी गई है आपके अफसरान को? जी बिल्कुल, मोटरवे पुलिस को अगर तो आपको अंदाज़ा है कि ये मोटरवे पुलिस की जो पायनियर ऑफ इसकी खुश अखलाक़ी की पायनियर है। पहले सलाम फिर कलाम, और हमारे अफसर जो अफसरान वाला हैं और हमारे ऑफिसर्स जो जूनियर स्टाफ है उन सब की इस ट्रेनिंग में इसको इनकलकेट किया जाता है। लोगों को खुसूसी तौर पर हमारे लोगों को इसकी हिदायत जारी की गई हैं और बताया गया है कि जो मुसाफिर आते हैं वो हमारे मेहमान हैं, वो घूमने आते हैं, सयाह बड़ी दूर से फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ इसको शौक से देखने आते हैं मरी को, तो उन सबको हम वेलकम करते हैं। और इसी तरह अगर कोई हिफाजती इक़दाम के तहत उनको वापस कराना हो, यू टर्न देना कराना हो उनकी हिफाजत के लिए, तो उनको समझा कर उनको बड़े प्यार से अच्छे तरीके से खुश अखलाक़ी के साथ ब्रीफ करके उनको इसका एहसास दिलाया जाता है कि आगे सफ़र करना आपके लिए ख़तरनाक है, आपकी फैमिलीज के लिए, आपके बच्चों का, आपका तहफ़्फ़ुज़ हमें आपसे ज़्यादा अजीज़ है। ठीक है। अच्छा, लास्टली अदील भाई ये भी बताइएगा कि अब आगे की क्या एडवाइजरी है महकमा मौसमियात की? ये स्पेल्स कब तक जारी रह सकते हैं, कब तक ये रुकावटें हो सकती हैं जो लोग वीकेंड प्लान कर रहे हैं या उसके बाद? और साथ में क्या साथ में होटल रिजर्वेशन दिखाना भी ज़रूरी होगा? अगर वो नहीं होगी तो उसके बगैर एंट्री की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ताकि वो लोग जो कि बगैर किसी रिजर्वेशन के आ रहे हैं और उनको वापस जाना पड़े, उस तकलीफ से बचाया जा सके उन्हें? जी, होटल जारी बात है, मरी की एक अपनी मखसूस कैपेसिटी है व्हीकुलर की भी और रूम्स की अवेलेबिलिटी के हवाले से भी। तो मेरी आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम सयाहों से ये अपील होगी कि वो अपनी रूम बुकिंग और अपनी इस तरह की रिजर्वेशंस वगैरह करा के आएँ और अवेलेबिलिटी को देख के आएँ, क्योंकि इस शदीद सर्दी के मौसम में गाड़ी में रात गुजारना या बैठना इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। और हमारी तरफ से या इस इंतजामिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई सड़क बंद नहीं है, तमाम सड़कें खुली हुई हैं। हाँ, डेली कम्यूटर भी आ सकते हैं, घूम फिर के लोग वापस चले जाते हैं, तो दे आर मोस्ट वेलकम। लेकिन अपनी सेफ्टी को नजर रखते हुए रात गाड़ी में गुजारना इज नॉट, ये हम इसकी एडवाइजरी नहीं करते। सेफ बिल्कुल भी नहीं है वो। बहुत शुक्रिया। सूरत को देख के आए और मौसम की एडवाइजरी को भी रखते हुए ट्रैवल करें, तमाम हिफाजती तदाबीर को अपनाते हुए। बहुत शुक्रिया आदिल शहजाद साहब, SP मोटरवे पुलिस सेक्टर कमांडर मरी एक्सप्रेस वे हमारे साथ मौजूद थे। और हमने देखा कि मरी में जुनैद हमेशा इतनी बर्फ़बारी हो जाती है और इस बार भी तवक्को से ज़्यादा बर्फ़बारी के बायस रास्ते बंद हो सकते थे, लेकिन बर वक्त कार्रवाइयाँ करते हुए, हिफाजती इक़दाम करते हुए हमने देखा कि रोड्स के ऊपर बर्फ़ नज़र ही नहीं आई है। बिल्कुल, और इसी तरह का एक एहसास होता है जब रियासत एक्टिव हो, मशीनरी एक्टिव हो, तो आपको कोई ओन करने वाला वहाँ पर मौजूद है। अदरवाइज़ अगर आप बेयारों मददगारों ने छोड़ दें तो फिर खुदा न खास्ता सानियात होने का खदशा मौजूद होता है। बहरहाल ये जितनी भी एफर्ट्स थी, चाहे उसमें पंजाब गवर्नमेंट, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा, उनके वुज़रा खुद मौके पर थे, वो लाइव वीडियो कॉल्स पर हमने देखा उनको शाबाश दे रही थी टीम को, और जिस तरह से पूरी टीम मुतहरिक दिखाई दी है, ये सारे की सारी टीम खराज तहसीन की मुस्तहक है। बिल्कुल जी। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि सेफ सिटी अब जहनी दबाव और नाउमीदी से जो जूझ रहे हुए, जो उनसे गुजर रहे हुए शख्स हैं, अफराद हैं, उनको उससे निकालने का बीड़ा भी उठा चुकी है। इस पर भी तफसील से जायजा लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाजरीन। और अभी आपको बताएं कि जहनी दबाव, नाउमीदी, खुदकुशी जैसे जो खामोश मसाइल हैं अब सिर्फ बर्दाश्त करने का नहीं बल्कि मदद मांगने का तकाजा करते हैं। तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने एक इनकलाबी कदम उठाते हुए इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर मुनफरिद काउंसलिंग की खसूसी सर्विस मुतारिफ करा दी है। तो अब जो लोग जहनी दबाव का शिकार हैं उनकी काउंसलिंग भी की जाएगी और वो होगी 15 के थ्रू। जी हाँ, अब सिर्फ आपने चोरी, डाके या किसी वारदात की खबर नहीं देनी, बल्कि अगर आप किसी जहनी आजमाइश से गुजर रहे हैं, किसी जहनी दबाव का शिकार हैं, तो 15 दबाकर 7 दबाएं तो सेफ सिटी के तरबियत याफ्ता अफसरान मुतासरा अफराद को कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए माहिर और स्पेशलाइज्ड साइकोलॉजिस्ट से फौरी तौर पर रब्ता करवाते हैं, और जो बर वक्त रहनुमाई के जरिए कीमती इंसानी जानों को बचा सकता है। तो ये सारा आइडिया किसका है, किस तरह से मुमकिन हुआ,
अगर कोई इस्त लेना चाहता है उसे क्या करना होगा, हमारे साथ मौजूद हैं ऑपरेशन कमांडर सेफ सिटी एसपी शफीक अहमद साहब। आपको वेलकम कहेंगे शफीक साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। और सेफ सिटी ने जहनी दबाव और ख़ुदकुशी जैसे जो हसास मसला है इस पर फोकस करने की पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ज़रूरत क्यों पेश आए, क्या ऐसे कुछ वाक़यात रोनुमा हुए हैं आपके ऑब्जर्वेशन में आए जिसके बायस ये एक ज़बरदस्त किस्म की जो एक इनोवेशन है, एक नया आइडिया इनिशिएटिव लिया गया आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे मौका दिया। एक्चुअली आपको पता है जी कि मौजूदा गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है खासतौर पर चीफ मिनिस्टर साहिबा की कि जितने भी हमारे सोसाइटी के जो वल्नरेबल सेगमेंट है, जितने खवातीन हैं, बच्चे हैं, मिनॉरिटीज हैं, सीनियर सिटीजन, हम तमाम के लिए सेफ सिटी में 115 के जरिए उनको रिलीफ देने के लिए यहाँ पे सहूलत मौजूद है। तो इस सिलसिले में अभी आपको मैं बताता चलूँ जी कि लास्ट ईयर हमने जब डाटा को एनालाइज किया तो उसमें पता चला कि अराउंड 2700 हमें ऐसी कॉल्स रिसीव हुई जिनमें लोग खुदकुशी की तरफ माइल थे, कोई डिप्रेशन की वजह से, ज़हनी दबाव की वजह से, जिन्हें हमारा ट्रेन स्टाफ बैठा उन्होंने उन्हें इंगेज किया, उनकी काउंसलिंग की और उन्हें इंतहाई कदम उठाने से उन्होंने पुरसकून रहने की हिदायत करते हुए उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह सुसाइड जैसे कदम से बचाया। तो इसी सिलसिले में हमने चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से हमें ये इंस्ट्रक्शंस आई कि जी आप इसके ऊपर एक हेल्पलाइन बनाएं और जो लोग इस तरह की कोई भी डिप्रेशन में हो उनके लिए कोई काउंसलिंग सेशन अरेंज किया जाए। तो अब कोई भी हमें 15 पे डायल करके 7 प्रेस करेगा तो हमारे साथ लिंक हो जाएंगे। तो हमारे साथ जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो बड़े ट्रेंड हैं, बड़े प्रोफेशनल हैं, वो उनकी काउंसलिंग करेंगे और उनको उनके जो सुसाइडल थॉट्स हैं उनके मुताबिक उनको डील करते हुए एक मुनज़्ज़म और मरबूत निज़ाम पूरा आपने तरतीब दिया है। लेकिन ये जो नया सिस्टम मुतारिफ आपने करवाया है, एक आम शहरी के लिए ये सिस्टम कैसे काम करता है? और जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि 15 पे कॉल करने के बाद 7 को दबाने पर आपसे रब्ता हो जाएगा और फिर साइकोलॉजिस्ट जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट करेगा उस बंदे के साथ। तो क्या उनका डाटा लिया जाएगा, फिर उनके साथ काउंसलिंग होगी या फिर उन्हें क्लिनिक मुहैया किए जाएंगे, वहाँ पर जाके उनकी काउंसलिंग और थेरेपीज होंगी? जी देखिए, मैंने जैसे आपको अभी बताया कि लास्ट ईयर जो 2700 केसेस हमें रिपोर्ट हुए थे वो यहाँ सेफ सिटी का जो हमारा स्टाफ है उन्होंने उन्हें डील किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी काउंसलिंग करके और उनको थोड़ा गाइड किया और उसको सुसाइड से बचाया। तो अब इंशाल्लाह ये प्रोफेशनल चूंकि हमने इन्वॉल्व किए हैं तो ये प्रोफेशनल लोग उनकी असेसमेंट करेंगे और असेसमेंट के बाद अगर वो महसूस करेंगे कि उन्हें किसी मजीद सेशन की जरूरत है या उनके जो भी हालात के मुताबिक उनको फिर वो फर्दर ट्रीट करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये आपने बताया लेकिन थोड़ा सा अगर इसके मजीद डिटेल में हम जाएं तो काउंसलिंग के दौरान माहिर साइकोलॉजिस्ट जिनकी आप बात भी करें मुतासर अफराद की किस अंदाज से रहनुमाई करेंगे? क्या ये सिर्फ फ़ोन पर होगी, बातचीत के ज़रिए होगी या फिर अमली तौर पर और फिज़िकली भी आप उनको बुलाएंगे और ऐसे सेशंस मुख्तलिफ करवाने की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए 15 जो है वो एक क्लिक है जो हम प्रोवाइड करते हैं लोगों को कि 15 पे वो कॉल करें। कॉल करने के बाद हम उनको कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए साइकोलॉजिस्ट से लिंक तो करवा देंगे, लेकिन एट द सेम टाइम हम किसी भी ऐसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पुलिस को भी वहाँ पे डिस्पैच करवाएंगे ताकि वो जो कॉलर है वो कोई ऐसा कदम ना उठा पाए। पुलिस को भी डिस्पैच करवाने के साथ साथ उनको इंगेज किया जाएगा थ्रू कॉल जो साइकोलॉजिस्ट उनके साथ। ज़बरदस्त। अच्छा, एसपी साहब ये भी बताइएगा कि क्योंकि सेफ सिटी से मॉनिटरिंग भी की जाती है पूरे शहर की, पूरे पंजाब की, पूरे पाकिस्तान की, उससे काफ़ी अदाद-ओ-शुमार आपके पास आए होंगे। तो अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खुदकुशी के रुझान की सबसे बड़ी वजूहात क्या हैं? क्या घरेलू तनाज़ात हैं, मुआशी तंगी है या फिर कुछ और है? सेफ सिटी का तजुर्बा इस हवाले से क्या कहता है? जी हमारा तजुर्बा इसमें बहुत क्लियर है जी। आपको पता है जी कि हमारे पास जो वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन हमने यहाँ पे कायम किया चीफ मिनिस्टर साहिबा का इनिशिएटिव था, तो जो कि लास्ट ईयर 24 अप्रैल को हमने इसको लॉन्च किया था। तो अभी तक हमारे पास 8 लाख केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए जिनमें ख्वातीन विक्टिम थी और आप सुन के हैरान होंगे कि उसके 8 लाख केसेस में जो 40 to 45% केसेस डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड थे। सो इट मीन्स कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है वही ट्रिगर करता है, वही इस चीज को लोगों को खुदकुशी की तरफ माइल करता है। तो इस वजह से ऐसे केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं जिनमें मियां बीवी के आपस में झगड़े, घरेलू तनाज़ात, जायदाद के मसाइल, सो इस तरह के इशू जो है वो ज्यादा सामने आ रहे हैं। अच्छा, अमूमी तौर पे दिल साहब ये जितने भी जहनी मसाइल होते हैं ये आपकी ज़ाती ज़िंदगियों से, ज़ाती और निजी मामला से जुड़े हुए होते हैं
और बहुत से लोग हिचकिचाते भी हैं, शर्म करते हैं या यूँ महसूस करते हैं कि कोई मजाक ना उड़ाए या उसको कुछ सही तरह से समझ ना पाए तो फिर क्या होगा। तो ऐसे तमाम लोग जो कि खुलकर बयान नहीं कर पाते और एक ऐसा प्लेटफॉर्म रियासत ने उन्हें ओन करते हुए उन्हें अपनायत का एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है, तो उनके लिए मैसेज क्या है जिनको ये मसला तो है लेकिन वो उसे शेयर करने से घबरा रहे हैं या हिचकिचा रहे हैं? उनके लिए मैसेज ये है जी कि सबसे पहले हम उनको ये कहते हैं कि जी उनकी एनोनिमिटी का ख्याल रखा जाएगा, उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा और उनसे जो भी कन्वर्सेशन होगी, जो भी उनके इश्यूज होंगे, जो भी उनके मसाइल होंगे, उनको खुफिया रखा जाएगा और उनके ऊपर किसी किस्म की कोई ऐसी उनके रिलेटिव्स को या उनके दीगर जो भी वफादार हैं उनको इस बारे में मालूमात नहीं दी जाएंगी। अगर वो किसी तरफ माइल हो रहे हैं और जरूरत महसूस की साइकोलॉजिस्ट ने कि ये इनको कोई काउंसलिंग और इनके फैमिली को जिस वजह से ये मोटिव बन रहा है उनको भी इंगेज करना है तो वो अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी बताइएगा शफीक अहमद साहब कि अगर कोई शख्स खुद से फ़ोन नहीं करता, जिस तरह जुनैद भी कह रहे हैं कि लोग हिचकिचाते हैं, बात करने से घबराते हैं या डरते हैं, तो उसका अगर कोई दोस्त, अहले खाना या कोई और आपको फ़ोन करके बताता है कि ये बंदा जहनी दबाव का शिकार है या ख़ुदकुशी की बातें करता है या ख़ुदकुशी करना चाहता है, तो ऐसी सूरत में क्या बरवक्त कार्रवाई की जा सकती है? क्या उस शख्स तक पहुँचा जाएगा? फिर उसकी काउंसलिंग होगी? क्या तरीक़ाकार होगा इस सूरत हाल के अंदर? देखिए 15 जो है वो एक इमरजेंसी सर्विस है जिसमें लोगों को फौरी तौर पे रिलीफ दिया जाता है। तो किसी भी इंसानी जान को बचाना जो है वो प्रायोरिटी है। अगर हमें किसी भी सोर्स से और कहीं से भी ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कोई बंदा इस तरह के रुझान रखता है, इस तरह का उसका सुसाइड की तरफ है, तो हम इंशाल्लाह ताला खुद उसके पास पहुंचेंगे और यही हमें डायरेक्शंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी कि हमने जब किसी भी इंसानी जान को बचाना है चाहे उसके लिए हमें उसके पास खुद क्यों ठीक है। अच्छा एसपी साहब, अब हमने देखा पिछले कुछ दिनों में एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर 2 तालिब इल्मों ने सुसाइड की है, एक लड़की ने और एक लड़के ने। आपके पास अदाद-ओ-शुमार क्या कहते हैं? ज़्यादा सुसाइड रुझान किस एज के लोगों के अंदर पाया जा रहा है? बच्चों के अंदर है, टीनेजर के अंदर है या बूढ़े अफराद के अंदर है? आपके पास जो इस वक्त तमाम वो अदाद-ओ-शुमार हैं वो क्या बताते हैं? जी, जो हमारे पास आदाद-ओ-शुमार है उसमें तो ये है कि जितने भी हमारे पास लास्ट ईयर जो मैंने बताया कि 2700 केसेस रिपोर्ट हुए, उनमें जो मेल हैं वो ज्यादा अराउंड 57 to 60% थे जिनका रुझान था सुसाइड की तरफ और उसमें ज्यादा ऐसे लोग थे जो कि 30+ एज के लोग थे। ओके, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे शफीक अहमद साहब और ऑपरेशन कमांडर सेफ सिटी हैं। बहुत ही इकदाम है हुकूमत पंजाब का और की तमाम टीम। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाब करे। एक अच्छा इनिशिएटिव है अपने ही लोगों को ओन करने के लिए, उनके जहनी दबाव को कम करने के लिए। और ये जहनी दबाव जो है ये बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुँच जाता है या तो आप अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने के बारे में सोचने लग जाते हैं या अपने आस पास भी आप किसी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप अपनी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाएँ, अपनी जान को नुकसान पहुँचाएँ, किसी और को पहुँचाएँ, आप थेरेपिस्ट से, माहिरीन से रब्ता करें। और इस ट्रीटमेंट के बाद उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ आपके मिजाज में, आपके जहनी कैफियत में बेहतरी आएगी बल्कि हुकूमत को भी जो अभी तक हम देख रहे हैं कि इनिशिएटिव का जो रिस्पांस है वो अच्छा आने की तवक्को की जाती है। बिल्कुल जी, और हमारा पूरी कौम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए ये मैसेज है कि अगर कोई भी जहनी दबाव या परेशानी का शिकार है तो वो उसको शेयर करे, उसको अना का मसला ना बनाए बल्कि डॉक्टर से कनेक्ट करे या फिर 15 पे कॉल करे और 7 का जो हिंसा है वो दबाए, तो आप डायरेक्टली डॉक्टर से कनेक्ट कर पाएंगे और आपकी तमाम मालूमात प्राइवेट रखी जाएगी, प्राइवेसी आपकी का ख्याल रखा जाएगा। इसलिए अब आपको हिचकिचाने या डरने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताएं कि गज़ल, नज़म, गीत और किताब समेत हर सनफ़े सुखन में लोहा मनवाने वाले मुज़फ़्फ़र वारसी का यौम वफ़ात आज मनाया जा रहा है। बिल्कुल, और मुज़फ़्फ़र वारसी दुनियाई सुखन का एक मोतबर नाम है जिन्होंने अपने फ़न का लोहा मनवाया है। मुज़फ़्फ़र वारसी नाज़रीन 20 दिसंबर 1933 को मीरठ में पैदा हुए थे और मुज़फ़्फ़र वारसी का शुमार पाकिस्तान के नामवर नात खां और बेहतरीन शायरों में होता था। और मुझे तो कम से कम बचपन में याद है कि जब पीटीवी पे इनके कलाम जला करते थे वो खूबसूरत आवाज़ दिलों पे असर करती थी। और 1981 में नाज़रीन उन्हें रेडियो पाकिस्तान की जानिब से बेहतरीन नात खां का अवार्ड भी दिया गया और हुकूमत पाकिस्तान ने 1988 में उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा था। बिल्कुल जी, तो उनका जो अंदाज़े बयां था उस पर एक नज़र डाल लें। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खूबसूरत आवाज़ और यकीनी तौर पे इनकी कमी हमेशा महसूस की जाती रहेगी और अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। हमारी ढेरों दुआएं उनके लिए और उनके अहले खाना के लिए।
बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़, और आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। तो हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल, ब्रेक से जब वापस आएंगे दीगर अहम इश्यूज़ प्रोग्राम का हिस्सा हमारे साथ Stay with us। एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और नाज़रीन, अब जो टॉपिक है वो बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि नंबर्स जो हैं, सारी गेम उनकी है और नंबर्स का हमारी ज़िंदगियों में क्या किरदार होता है, लकी नंबर कितना लकी हो सकता है, और अगर आप लकी नंबर का इस्तेमाल नहीं करते तो वो कितना अनलकी हो सकता है, ये जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी, और जैसे हम रोज़ाना किसी न किसी सूरत में जुड़े हुए होते हैं, और मोबाइल नंबर हो, तारीख पैदाइश हो, शनाख्ती कार्ड हो या फिर गाड़ी का नंबर हो, कुछ अदाद हमें गैर मामूली तौर पर अपने करीब महसूस होते हैं। तो इल्म नजूम की रोशनी में हम जानेंगे कि आखिर सितारे जो है या फिर जो लकी नंबर्स हैं वो हम पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं। तो आप सबके ये शिकवे होते हैं कि जी हम अपने बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन बाकी सब के बारे में हम जानते हैं और बाकी सबकी बात हम करते हैं। तो हमने सोचा कि आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले जुनैद के बारे में जानेंगे कि जुनैद का लकी नंबर क्या है, और समराना हमें बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है समराना शाह, माहिर इल्म नजूम। सबसे पहले शो कहेंगे समराना, वेलकम वेलकम। और समराना से यही जानते हैं ना कि लकी नंबर जानने का तरीका क्या है। फिर पहले मेरा बता दीजिए और फिर इशाल का, और फिर लोग भी अपना लकी नंबर अगर जानना चाहते हैं तो उन्होंने क्या क्या मद्देनजर। बिल्कुल जी, बड़ा इजी सा मेथड है। हमें सबसे पहले तो आपका हमें डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जैसे हम इशाल की अगर हम डेट ऑफ बर्थ देखें तो 14 है, फिर 8वां मंथ है 14, 8 एंड 1992, ठीक है। जैसे जिसकी भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अपने हिसाब से करेगा। फिर आपने क्या करना है, इन सबको जो है वो प्लस कर लेना है सबको, ठीक है, सेपरेट करके। जैसे इनको पहले सेपरेट करना है। यस, सेपरेट। और जैसे ये देखें 1 4 है, ये हम दिखा सकते हैं यहाँ पे जी। ये देखें इशाल की है 14, 8 मंथ एंड 1992। हमने ये 1 + 4 + 8, ठीक है, फिर हमने +1 + 9 + 9 + 2, ये हमने सबको प्लस किया सारे नंबर्स को। फिर हमारे पास डिजिट आया 3 4, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका जो नंबर आएगा। फिर इसको हमने करना है 1 नंबर में कन्वर्ट, यानी कि 3 और 4 को फिर से ऐड कर लेना है। फिर से आपने इनको 1 नंबर हो गया 7, इनको प्लस करना है तो 7 नंबर की जो एनर्जी है वो इशाल की एनर्जी है, जो कि वीनस की एनर्जी है, जो इनकी लाइफ में पैसा और दौलत बड़ी इंशाल्लाह ताला अच्छी लेके आएगा। जबरदस्त जबरदस्त। तो यानी कि इशाल का लकी नंबर हमें पता चल गया कि वो 7 तो है। इसी तरह और मेरा भी बता दीजिए। हाँ, आपका भी हम बता देते हैं। जैसे जुनैद साहब जो हैं उनका डेट ऑफ बर्थ है 28, 8 मंथ 1983। सही एज का पता चल जाएगा। कोई बात नहीं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने इन सब को जो है वो प्लस किया। देखिए 2 8 8 1 9 8 + 3, तो हमारे पास जो डिजिट आया वो है 39। फिर हमने इनको जो है वो सिंगल में कन्वर्ट किया। देन आफ्टर दैट हमारे पास कैलकुलेट करके जो है वो 1 2 आया। फिर उसमें से हमने इनको जब 1 और 2 प्लस किया तो 3 आ गया। 3 की एनर्जी मींस मरकरी की एनर्जी है, तो कम्युनिकेशन की फील्ड जो है वो इनके लिए वन ऑफ द बेस्ट फील्ड है। और ये किसी को भी अपनी बात पे कायल करने की एबिलिटी रखते हैं। लेकिन लियो को नहीं, आप बता रही थी ब्रेक में कि लियो पर ये अपने हुनर ना आजमाएं। वैसे भी जो है वो कायल नहीं होते ना किसी भी चीज के लिए, तो लियो को कहते हैं लीडर। आप देखें जब आप साइन भी देखते हैं ना लियो का, तो शेर है, तो शेर और 1 नंबर की एनर्जी। 1 नंबर को हम कहते हैं राजा का नंबर। 1 नंबर इज वेरी लकी नंबर। बल्कि आज आपकी ऑडियंस को ना हम वो नंबर भी बताएंगे जो बिलियनियर भी बना सकते हैं आप। अच्छा। देखिए नंबर्स जो है ना वो स्पिरिचुअलिटी के साथ भी कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, इनमें जफर से बड़ा रिलेट करते हैं। जैसे सपोज सम टाइम हमें जब कहते हैं ना वर्ड हमसे कांटेक्ट करता है या स्पिरिचुअलिटी का कोई मैसेज आता है तो थ्रू नंबर आता है। जैसे सम टाइम आप एक ही टाइम पे जागोगे या एक ही नंबर बार बार आपकी नज़रों में आएगा। लाइक सपोज आप 2 बजे उठ रहे हो, 2 नंबर आपको बाहर कहीं मिल रहा है, 2 आपको जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, मीन्स कुछ ना कुछ उसके पीछे जो है वो मैसेज, बिल्कुल बिहाइंड उसके कुछ मैसेज है। जैसे कि जो फाउंडर हैं पैथागोरस जो है वो मॉडर्न न्यूमरोलॉजी के फाउंडर हैं और मैथमेटिशियंस भी हैं, वो इन्होंने जो है वो सारा इसकी कैलकुलेशन, और उनका ये कहना है कि हर नंबर के पीछे अपनी एनर्जी है। और नंबर्स जो हैं अगर आप मेहनत भी करें, साथ ये नहीं कि आपने मेहनत नहीं करनी, आपको जो है वो करोड़पति भी बना सकते हैं। अच्छा। हाँ, अगर हम एंजल नंबर एक शेयर कर दें आपकी ऑडियंस के साथ। बिल्कुल 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 आप शेयर करें। बिल्कुल जी। जैसे कि आप अगर 111 और 999, 111 999, 111 999
अच्छा तेज पत्ता होता है, मसालों में यूज करते हैं और बड़ी इसकी जो है वो एनर्जी होती है, इसको कहते हैं। हाँ बिल्कुल, बे लीफ इसको कहते हैं। आप ग्रीन जो है वो पेन से या मार्कर से उसके ऊपर अगर ये नंबर लिख लेंगे 111999, आप इसको अपने वॉलेट में रख लें तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि पैसा बड़ा अच्छा जो है आपके पास आना शुरू हो जाएगा डेफिनेटली। अच्छा, ये सभी रख सकते हैं, ये सभी के लिए लकी होगा, सभी को के पास अगर वॉलेट में होगा तो वो पैसे को को हम ट्रैक कहते हैं एंजल नंबर, तो इसकी जो एनर्जी है वो सभी के लिए अच्छी है। ओके। तो ये सभी अपने पास जिनके काम भी खास तौर पे स्टक हुए हैं, नहीं, अब एक बंदा तेज पत्ते के ऊपर 111999 लग के और सो जाए घर पे और कहे कि मेरे पास पैसे आना ये शुरू हो असल में जाए। देखें, काम के लिए मेहनत तो करनी आहा जुनैद, क्या आपने पॉइंट उठाया, बड़ा ज़बरदस्त। देखिए मेरा हमेशा मैं इस बात की कायल हूँ कि आपको सितारे, सियारे, नंबर किसी लिमिट तक एनर्जी देंगे। जब तक आपने खुद मेहनत नहीं करनी, जब तक आपने प्रैक्टिकल नहीं होना, सितारे भी उन्हीं को एनर्जीज देते हैं, उन्हीं को कॉम्प्लीमेंट करते हैं जो मेहनत करते हैं। अब ये नहीं कि मैंने कह दिया तो आप बस वो पता रख के आपको अपनी एफर्ट भी जो है वो 100% करनी होगी, तो ही उनकी एनर्जीज आपके साथ चलेंगी, चाहे वो प्लैनेट्स हैं, चाहे वो सितारे हैं, चाहे वो नंबर्स हैं। जब तक आप जो है मेहनत नहीं करेंगे वो वर्क नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा समराना, कुछ लोग गाड़ी का नंबर अपने लकी नंबर पर रखते हैं, बिल्कुल। कुछ लोग अपने घर का नंबर अपने लकी नंबर पर रखते हैं, और कभी कभी ये भी होता है कि घर नया बनाया है, उसका नंबर आपको शायद सूट नहीं किया तो वो घर तबाही और बर्बादी की वजह बन जाता है, उसमें आप शिफ्ट होते हो और आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात आ जाती हैं। तो वो कहाँ पर हम गलती कर जाते हैं, किस तरह से, इसी तरह से अपना नंबर निकालना होगा या फैमिली में से भी किसी का नंबर जो है वो निकाल के तो आप उस घर में शिफ्ट हो सकते हैं, क्या तरीका जी नंबर्स, आप मैंने पहले वो बताया कि नंबर्स के पीछे बड़े सीक्रेट होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा ट्रबल का नंबर, देखिए 1 to 10 तक सिर्फ नंबरोलॉजी हम काउंट करते हैं, देन अगेन फिर हम 1 पे आ जाते हैं, इतना ही होता है। तो अगर मैं कहूँ कि नंबर 8 जो है वो काफ़ी ट्रबल, आप देखिएगा जो 8 तारीख को पैदा भी होते हैं ना लोग, वो ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कंपेरेटिव टू द पीपल हु आर इन द डिफरेंट डेट्स, वो लोग ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। अगर आपके मोबाइल में कहीं पे 888, 88 है तो आप देखिएगा 100% ये रिटन में लिखवा ले वो बंदा जो है वो काफ़ी उसके लिए डिफ़िकल्टीज भी हो जाएंगी। मेरे तो फोन नंबर में इतना 8 है कि मैं बदल दूं। देखो, और ख़ास तौर पे आपकी जो ये लाइफ है, फैमिली लाइफ, वहाँ पे आपको बड़ा स्ट्रगल, और लव लाइफ में आपको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो नंबर्स बड़ा आप जो है वो सोच समझ के अपने फ़ोन का कौन से नंबर हमें चूज करते हुए मद्देनजर रखना होगा कि उसके असरात हमारी लाइफ पे हो सकते हैं। और ये जो लकी नंबर, जिस तरह शाल का 7 है, मेरा 3 है, तो किन किन चीज़ों में इसको अप्लाई कर सकते हैं हम? बिल्कुल, आप अपने फ़ोन में रखें, आप अपने जब गाड़ी खरीदें गाड़ी में रखें तो उनकी एनर्जीज बड़ा आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगी। इवन आप अपने पास लिख के भी रख सकते हैं, आप अपने पैनल से एक फरमाइश आ रही है, वो पूछ रहे हैं कि क्या शादियों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल जी, मैं तो मतलब जुनैद 3 शादियां भी कर सकते हैं? मेरी बात नहीं। Oh my God, 3 लकी नंबर। एक और मैं एक पे खुश हूँ। हम इंटरेस्टिंग नंबर बताते हैं, जैसे विच नंबर्स आर वेरी गुड फॉर अ लव मैरिज। अगर कोई लव मैरिज करना चाहते हैं तो इन डेट्स में जो पैदा हुए हैं या ये नंबर जो है वो परफेक्ट रहेंगे। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास 1 नंबर है, फिर हमारे पास 2 नंबर है, फिर हमारे पास 6 नंबर है। ये जो लोग हैं ये बहुत परफेक्ट है। 7 नंबर भी इसमें इंक्लूड करेंगे हम। ये परफेक्ट फॉर अ लव मैरिज हैं। और इन दी अदर हैंड जो हम कहेंगे अरेंज मैरिज के लिए जो परफेक्ट नंबर्स हैं उनमें हम 3 कहेंगे, उनमें हम 5 नंबर जो है वो 9 नंबर जो है ये जो है अरेंज मैरिज। तो लव मैरिज जो है वो आप ये नंबर इन तरीके पैदाइश को जो है दिमाग में रख के करें, अदरवाइज फिर कॉम्प्लिकेशंस जो हैं हो सकती हैं। अच्छा, मैंने देखा एक इदारे में उनका नंबर जो है वो 11 बहुत ज़्यादा उनको सूट शायद करता है, उनका लकी नंबर है या क्या। गाड़ियों के अंदर भी बहुत ज़्यादा 11 को रखा गया, अपने इदारे को 11 पर रखा गया। बहुत सारी इंडस्ट्रीज उन्होंने स्टार्ट की, तो 11 डिजिट लाजमी आता है। तो 11 कैसा नंबर है? अच्छा, मैंने अभी आपको जब एंजल नंबर भी बताया ना तो उसके स्टार्ट में मैंने आपको कहा 111। तो 1 की एनर्जी जो है ना वो किंग की एनर्जी है। ओके। सन की एनर्जी से रिलेट करते हैं हम 1 नंबर, तो वो होता है राजा, उसको हम कहते हैं राजा का नंबर। तो 1 मैनिफेस्टेशन के लिए भी बड़ा अच्छा। 11 आप सुनते होंगे, 11 का मैनिफेस्टेशन बड़ा अच्छा होता है। इस टाइम पे जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो हो जाता है। 11 टाइम बल्कि कहते हैं स्पेसिफिकली कि 11 का टाइम और जो उन्होंने नाम रखे हैं तो बिल्कुल उन्होंने किसी नंबरोलॉजिस्ट से जो है वो
प्रॉपर कंसंट्रेशन ली है और उन्होंने बड़ा ही जिसे कहते हैं लकी नंबर चूज़ किया है, तो 1 की एनर्जी वैसे भी सो गुड। ओके अच्छा, अब थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि जिस तरह आप कह रही है कि कुछ जैसे 7 है तो उसकी लव लाइफ अच्छी नहीं होगी, अगर उसका 7 लकी नंबर है तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स उसकी निजी ज़िंदगी में रहेंगे, दौलत बहुत रहेगी लेकिन निजी ज़िंदगी में, तो क्या लकी नंबर को तब्दील भी उसकी एनर्जीज़ को किया जा सकता है? कुछ ऐसा हो सकता है कि उस बंदे की निजी ज़िंदगी में भी सुकून हो सके, खुशियाँ आ सकें, मतलब इस तरह का भी कोई सीन है? देखिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको जो है वो इन ट्रबल से बचा ले। 2 चीज़ें मैं हमेशा कहती हूँ कि काम आपके आते हैं दुआ और सदका, ठीक है, और दूसरा ये है कि आपकी अपनी पॉजिटिविटी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कहीं पे कुछ चीज़ें नहीं काम करेंगी जहाँ पे आपका अपना पॉजिटिव होना और आपका अपना हार्ड वर्किंग होना। वही मैं हमेशा ये कहती हूँ, नंबर्स तभी काम आएंगे जब आप अपनी मेहनत करेंगे, आपके सितारे तभी काम आएंगे जब आप मेहनत कर। ये नहीं कि मैंने कहती ये नंबर लिख लो, आप घर पे जाके सो गए लंबी तान। अच्छा, ये जो आपने सदका की बात की है, तो हम अपने लकी नंबर्स के हिसाब से सदका भी तो दे सकते हैं। बिल्कुल। और उस सदका को देने के लिए कोई खास दिन होना चाहिए, क्योंकि अब नंबर्स की बात हो रही है, उस पर हमने काफी बात कर ली, तो दिनों का भी बता दें। दिन कि का लकी डे भी होता है उसका खास दिन जो है खास तौर पे सदके के लिए बड़ा हम कैलकुलेटिवली कहते हैं, एक तो मंगल का दिन और मगरिब से पहले और सदका प्लीज होना चाहिए प्रैक्टिकल। बड़े लोग बड़ा गलत गाइड करते हैं। अच्छा, गोश्त का खास तौर पे बड़ा अच्छा आपने एक पॉइंट उठा दिया है कि लोग बड़ा गोश्त का जो सदका फेंकते हैं छतों पे, वो आप बिलीव करें वो आप अपने लिए बीमारियां लेके आते हो वापस। अच्छा, तो ये आपने सदका कोई भी आपको सजेस्ट कर रहा है तो वो आपने नहीं फेंकना कहीं पे, अपनी छत पे आपने बलाएं खुद ही मुसीबत दावत दे दी उनको कि आओ भाई आके हमें जो है वेलकम हमारी तरफ से, तो ये आपने नहीं करना। सदका आपने देना है सफ़ेद चीज़ों का, अंडा है, चीनी है, आटा है, कपड़े हैं सफ़ेद, ब्लैंकेट आप डोनेट कर दे लोगों को, वो इतनी अच्छी एनर्जी है। और स्पेशली ऐसे लोगों को चूज़ करें जो डिज़र्व करते हैं वो चीज़ें। ये नहीं कि आप वो बाहर बूर के इधर ज़ाया कर दो खाने की चीज़ें, प्रैक्टिकल सदका दें ताकि आपकी चीज़ें आसानियाँ हो जाएं आपके लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, जिस तरह से दिन का हम पूछ रहे थे, तो दिन कोई सा भी हो सकता है सदका देने के लिए। अच्छा, और इस तरह ये ऊपर से वारने का एक कॉन्सेप्ट है कि जी 7 चक्कर लगवाने ज़रूरी है, तो क्या ये ज़रूरी है या फिर वैसे भी दिया जा सकता है, सिर्फ नियत को ना? अब ये तो देखिए एक ट्रेडिशन बनी हुई है, लेकिन इसका अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ ऐसा नहीं आता इस तरह के आप वार के और वो पूरा जो है वो टच कर, नियत होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप बल्कि वो कहते हैं चुप करके आप बताओ भी ना अगले बंदे को जब आप सदका दे रहे हो, तो पीपल समटाइम कुछ ऐसे लोग हैं सफ़ेद पोश जिनकी आप मदद कर दो और उनको बताओ भी ना। तो इस्लाम तो ये कहता है कि आप उन लोगों की हेल्प करें और बताए बगैर करें। और डेज़ की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली मंगल का हम कहते हैं कि बिकॉज मार्च से बिलोंग करता है, और जुमेरात का दिन होता है ब्लेसिंग वाला दिन होता है, तो ये 2 दिन और मगरिब से पहले आप अगर दे दें तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अच्छा समराना, मैं अक्सर आपको देख रही होती हूँ कि आप सूरज की एनर्जी की बात करती हैं, चांद की एनर्जी की बात करती हैं, वो हमारी शख्सियत पर, हमारी ज़िंदगियों पर किस तरह से असरअंदाज होती है? बिल्कुल जी, देखिए 100% ये अभी बड़ा क्वेश्चन होता है और अब तो बड़ा जलील भी करते हैं बेचारे एस्ट्रोलॉजर्स को बुला के कि इल्म गैब है हमारे पास। देखिए जो लोग पढ़ लिख के आए, एस्ट्रोनॉमी इल्म फल्कियात बाकायदा साइंस है, तो वी नो ऑल द प्लैनेट्स जो आपको एनर्जी दे रहे हैं, या फिर कुछ कैलकुलेशन होती है, उन कैलकुलेशंस की बिना पे हम लोग जो हैं वो प्रॉपर जो है वो बर्थ चार्ट बनाते हैं। और डेफिनेटली आपको जो है वो सन, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लूनर एनर्जी जब भी होती है, चांद गिरन या सूरज गिरन, तो उस पर स्पेसिफिकली सूरतें उतरी हैं, तो ऑब्वियसली आपको इस्लाम भी कहीं ना कहीं कहता है कि आप अच्छी गाइडलाइन ले सकते हो। सिर्फ हमारे पास लिमिट्स हैं, हम आपको उतना ही गाइड करेंगे जो लिमिट है। कोई आपको जब ये बता रहे हैं ना प्रॉपर डेट, वो हम प्रेडिक्शन मीन्स पेशेंट गोइंग, जैसे उस्ताद आपको गाइड करता है, इस तरह से हमारे गाइड करने से अगर किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी जाती है तो कोई उसमें फर्क नहीं है, आप ले सकते हो गाइडलाइन। ठीक है। और गाइडलाइन सूरज की और चांद की एनर्जी? बिल्कुल सूरज चांद की एनर्जीज 100% जो है वो आप पे अफेक्ट करती है। बल्कि अभी मैं कहती हूँ कि ये सन का ईयर है, 1 का ईयर है, तो जो लोग जो है अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और चाहते हैं कि सूरज हमें एनर्जीज दे, तो हमारे पास तो हम वी आर ब्लेस्ड बीइंग अ मुस्लिम, फजर के टाइम आपको उठना पड़ेगा। ठीक है। और जो फजर के टाइम उठेगा वो 2026 में सक्सेसफुल होगा, ये 100% रिटन में लिखवा लें। ठीक है। और स्टार्स के हवाले से अगर थोड़ा सा हम बता दें कि उनके लिए क्या रहनुमाई है, नंबर्स के हवाले से भी और डेज के हवाले से भी? बिल्कुल जी,
जैसे अगर हम एरीज का कहते हैं तो एरीज जो है वो फायर एनर्जी है, तो नंबर 1 जो है इसके साथ बिलोंग करता है एरीज की एनर्जी। एरीज के लिए 1 नंबर जो है वो बड़ा अच्छा उनके लिए रहेगा। 3 नंबर की एनर्जी भी बड़ी अच्छी उनके लिए रहेगी, और ये कहते हैं इनके लकी नंबर्स भी हम इनको कह सकते हैं। देन वी कैन गो फॉर, अगर टॉरस की हम बात करते हैं तो उनको जो है वो 3 और 2 की जो एनर्जी है वो उनके लिए बड़ी अच्छी रहेगी। अगर कोई लॉटरी शॉटरी लेनी है तो इन नंबर्स पे आप ले सकते हैं। देन वी कैन गो फॉर अ जेमिनी, तो 5 की जो एनर्जी है वो बड़ा कॉम्प्लीमेंट करेगी इनके लिए और बड़ी अच्छी इनको एनर्जीज देगी। बल्कि आप अपने ये वीनस अमाउंट पे भी जो है वो ग्रीन या फिर ब्लू पेन से यहाँ लिख सकते हो आपके जो लकी नंबर हैं। तो अक्सर मैंने लिखे भी होते हैं, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ। उसका फायदा क्या अच्छा, उसका फायदा ये होता है कि आपका वीनस एक्टिव रहता है, तो आपको बड़ी अच्छी, जैसे बॉस के पास जाना है, कुछ चीजें आप मनवाना चाहते हैं, महबूब कदमों में लाना चाहते हैं, तो फिर जो है वो आप अपने लकी नंबर जो है यहाँ पे लिख। समराना, जुनैद काफी अरसे से महबूब कदमों में लाना चाह रहे हैं, लेकिन इनका महबूब बड़ा सख्त वाला है ना, अच्छा। सारी बड़ा सख्त नहीं, लेकिन लकी नंबर अगर लिख लें या कुछ कोई ना कोई तरीका कार तो होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अच्छा स्पेसिफिकली जो महबूब कदमों में लाना चाहते हैं ना, मोहब्बत के जिनके मामलात अटके हुए हैं, शादियां वादियां नहीं हो रही थी, उनके लिए एक नंबर बता देती हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये हो गया आपका वीनस माउंट, ठीक है। यहाँ पे आपने 1167, ठीक है, नंबर है हमारे पास 1167। यहाँ पे आप लिख लें पर्पल या ब्लू पेन से। तो जाएं अपने महबूब के सामने, थोड़ा सा आप खुशबू लगा लोगे। देखिए, वीनस एक्टिव होता है साफ सुथरा रहने से और खुशबू लगाने से, ठीक है। तो आप देखिए, ये तो वो पेशावर में जो कहते हैं, तो जनाब 1167 आप लिख लीजिए, 1167, और फिर जाके अपने महबूब को बनाए ना, तो महबूब 100% मान जाएगा। पर जरा चांटा ना पड़वा दीजिएगा, आपके मशवरे पे लोग चले जाएं और उनको वहां से थप्पड़ रसीद हो जाए तो फिर मसला हो जाएगा। देखो, अब ये उनकी लक पे है कि उनकी लक कितना काम करती है। लेकिन देखिए, जो भी आप अमल करते हो या जो चीज़ करते हो, उस पर आपका बिलीव भी होना चाहिए, और नियत भी तो आपकी चाहिए। नियत और आपके बिलीव सिस्टम साथ चलते हैं तो फिर हर चीज़ वर्क करती है। जब आपका बिलीव और आपकी नियत साफ नहीं होती तो फिर कुछ भी, ना लकी नंबर काम करता है, ना सितारे ना सियारे का। बिल्कुल सही। अच्छा, जाते जाते समराना, क्योंकि जुनैद का जो लकी नंबर है वो 3 है, तो पैसा हमें दिखाते नहीं है, ये वो कहाँ जाता है वो भी थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि हमें बताते ही नहीं है कब आया कब जाया गया। हाँ जी, बताइए, दोनों का बताइए, इशाल का भी बताना आपने। नहीं, पहले मेरा बता दें, फिर इशाल का बताइएगा। देखें, वो ये मरकरी से बिलोंग करते हैं, तो इनका पैसा जितनी जल्दी आता है ना, उतनी जल्दी चला भी जाता है। तो आता बाद में, जाता पहले। हाँ, तो उनका पहले ही कैलकुलेशन। लेकिन आपके पास जो है ना, पैसा टिक जाएगा अगर लग्जरी पे ना लगाए, क्योंकि आप अगर लग्जरी पे लगाओगे, अपने पे लगाओगे, तो वो इट्स अनदर थिंग। बट आपके अंदर ये मैनेजमेंट हो सकती है 7 नंबर के अंदर कि वो पैसा संभाल सकते हैं। चलें जी, ये तरीका बता दिया समराना ने। मुझे समराना ने बताया ना कि इनके पास अगर आ जाए तो फौरन से पहले आप खाना खाने निकल जाएं, वरना फिर आपके पास बचेगा, वरना वो चला जाएगा। तो आपने भी अगर अपना लकी नंबर मालूम करना है तो तरीका समराना ने बता दिया, इस पे अमल करना आपका काम है, लेकिन मेहनत के साथ। ये नहीं कि उस लकी नंबर को आप लिख के और सोचें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेहनत के बगैर कुछ नहीं होगा। और बाकी अगर आप रहनुमाई लेना चाहते हैं समराना से, तो समराना के ट्विटर हैंडल पे या सोशल हैंडल्स मौजूद हैं, आप उन पर भी रब्ता कर सकते हैं। समराना से बहुत शुक्रिया, समराना साहब हमारे साथ मौजूद थी। और यहाँ पर शामिल करते हैं एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे सुमैया हिजाजी से, जो कि हैं एक घुड़सवार। तो एक ब्रेक के बाद से विदा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, और जैसे ब्रेक पर जाने से पहले हम आपसे बात कर रहे थे कि आपकी मुलाकात करवाएंगे एक घुड़सवार से। तो ये कहानी है हिम्मत, हौसले और रिवायत को तोड़ने वाली एक ऐसी पाकिस्तानी बेटी की जिसने घोड़े की टाप पर बैठकर न सिर्फ अपनी पहचान बनाई है, बल्कि दुनिया को ये पैगाम भी दिया कि पाकिस्तानी खवातीन किसी मैदान में भी पीछे नहीं है। वो चाहे घुड़सवारी हो, तीरंदाजी हो, नेज़ाबाजी हो, इस जैसे जो मुश्किल काम है जो सिर्फ मर्दों पर सूट करते हैं या सिर्फ मर्द उसको अपनी जागीर समझते हैं, उन पर भी अबूर रख सकती हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सुमैया हिजाजी, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। सुमैया, ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? किसी को आइडियलाइज करती थी आप तो, या फिर खुद ही ये शौक़ मूवीज़ वगैरह में देख के पैदा हुआ, और कितना मुश्किल रहा ये तमाम सफ़र? ये शौक़ मोस्टली घोड़ों का शौक़ जिन लोगों को होता है ना, ये जेनेटिक होता है। तो मुझे भी थ्रू जनरेशंस ये आया। मेरे दादा को बहुत शौक़ था, अच्छा। मेरे फादर को बहुत शौक़ था, हमने घर में घोड़े रखे हुए थे। फिर जिन लोगों को ये ट्रैवल करता है, उनकी जनरेशंस में, उनके ब्लड में इस चीज़ का शौक़ होता है। तो मुझे बचपन से ही था।
अच्छा, आपने इंटरनेशनल लेवल पर भी घुड़सवारी की है, कैसा तजुर्बा रहा पाकिस्तानी खातून होने की हैसियत से एक इंटरनेशनल लेवल पर इस मकाम पर पहुंच? इंटरनेशनली जिस टाइम हम लोग गए थे, हमारा एक एक्सपोजर उस टाइम बहुत कम था, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ 5 से 6 लड़कियां थीं जो इस गेम को परस्यू कर रही थी। तो जब हम लोग इंटरनेशनल गए, हमने तब जाके देखा कि वहाँ पे हमारी फ़ीमेल कोच थी, जिस तरह उन्होंने हमें गाइड किया, और जितनी ज़्यादा ख़वातीन वहाँ पे इसको बहुत एफिशिएंटली लेके चल रही हैं गेम को, उधर हमारा थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर जब हम वहाँ से वापस आए हैं तो हम इस गेम को और अच्छे तरीके से लेके आगे चल सकें। तो वो एक इंटरनेशनल एक्सपोजर होना हमारे लिए एक बहुत बड़ा। अच्छा, हॉर्स राइडिंग तक तो ठीक है, आप तो तीरंदाजी भी करती हैं, नेज़ाबाजी भी करती हैं, तो ये किस तरह से? ये तो बहुत ही टफ होता है, उस पर तो खुद हम नया बंदा बैठे, उसका अपने आप को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस पर ये कैसे मुमकिन हुआ? आर्चरी का भी मुझे शौक था, तो मैं ग्राउंड आर्चरी वैसे भी कर रही थी। तो साथ साथ जब राइडिंग करी थी, उस टाइम मुझे हुआ कि हम पाकिस्तान में ये क्यों नहीं करते, ये तो हमारी सकाफत का हिस्सा रह चुका हुआ है, हमारी एक हिस्ट्री है ये कि हम लोग करते रहे हैं, तो अब हम क्यों नहीं इसको प्रैक्टिस करें। तो उस टाइम पाकिस्तान में कोई भी नहीं कर रहा था, ना कोई बोस बना रहा था कि जो, क्योंकि घोड़े पे बैठ के जिस बोस से आपने शूट करना है वो डिफरेंट होती है, और ग्राउंड में जिससे करना है वो डिफरेंट होती है। खैर, मैंने ग्राउंड बोस के साथ ही जो है वो हॉर्स पे शूट करना स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद इस चीज़ को आगे, और अब तो काफ़ी लोग इसमें आ चुके हैं और काफ़ी लोग इस गेम को आगे लेके बढ़ रहे हैं। तो इसकी ट्रेनिंग ली थी आपने किसी से, या खुद ही प्रैक्टिस करके सीखा? नहीं। और किस तरह से प्रैक्टिस करती थी? मैं YouTube पे वीडियोस देखती थी और इसकी टेक्निक सीखती थी, और फिर जो 1-2 लोगों के साथ कांटेक्ट किया टर्की में और इधर उधर, उन्होंने मुझे टर्की में काफ़ी ट्रेंड है इसका, क्योंकि वो जो टर्किश ड्रामा हम देखते हैं, मंगोल्स भी, मतलब ये बेसिकली उनकी एक्सपर्टीज में इसमें था। टर्किश जो फोर्सेस होती थी वो भी ये एक्सपर्टीज रखती थी, तो आपने उनसे मदद? हाँ, उनसे मैंने थोड़ा बहुत हेल्प आउट करते थे। फिर उसके बाद इस तरह के कुछ लोगों से जिन्होंने मुझे हेल्प किया है इसको सीखने में, तो मैंने सेल्फ लर्न किया है इस चीज़। ज़बरदस्त। और ये बड़ा मुश्किल काम है जो कि आपने सेल्फ लर्निंग से ये मकाम हासिल किया है। अच्छा, बच्चियों के लिए क्या मैसेज है, जो बच्चियाँ भी हॉर्स राइडिंग सीखना चाहती हैं, नेज़ाबाजी सीखना चाहती हैं, तीरंदाजी सीखना चाहती हैं, क्योंकि बच्चियों के लिए हमारा पाकिस्तानी कल्चर कुछ ऐसा है कि हम बच्चियों को इतना हॉर्स राइडिंग की तरफ या इन गेम्स की तरफ नहीं लाते हैं, तो क्या उन बच्चियों के लिए मैसेज है? शौक तो बहुत बच्चियां रखती हैं, तो क्या कहेंगे उनके लिए? अब तो बहुत बच्चियां आ चुकी हैं, जैसा मैंने आपको बताया ना कि मैंने खुद से सीखा है, लेकिन अब आके हमारे पास ट्रेनर्स खुद यहाँ पे आए हैं टर्की से, ईरान से, और उन्होंने आके यहाँ पे WHAF एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके यहाँ पे इवेंट्स हुए हैं, कोर्सेज हुए हैं, लेवल 1 कोर्स, लेवल 2 कोर्स। तो वो फिर अब मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज जब मैंने खुद लिए हैं, अब एक प्लेटफॉर्म बन गया उन लड़कियों के लिए जो आना चाहती हैं, वो प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकती हैं। एक सर्टिफाइड ट्रेनिंग अब आ चुकी है पाकिस्तान में भी, तो अब तो काफ़ी ईजी हो गया। महंगी गेम है ये, या फिर इतनी कॉस्टली नहीं है, जेब पर भारी नहीं पड़ती है? अगर कोई बच्चे सीखना चाहते हैं, पेरेंट्स उनको छोड़ना चाहते हैं आपके पास, तो आपने तो इंस्टीट्यूट भी बना रखी है, तो कितने टाइम के अंदर एक कोर्स कंप्लीट हो जाता है? एक बच्चा 110% एफिशिएंसी के साथ हॉर्स राइडिंग कर सकता है या तीरंदाजी कर सकता है? कितना टाइम ड्यूरेशन? टोटली बच्चे पे डिपेंड करता है, हर बच्चे की बॉडी डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती है, और कई बच्चे नेचुरली राइडर्स होते हैं। अब मैं इतने अरसे से मैं एक स्कूल में भी ट्रेनिंग कर रही हूँ और वैसे भी बच्चों के साथ काम कर रही हूँ, तो मुझे काफ़ी जल्दी पता चल जाता है कि अच्छा ये नेचुरली एक अच्छा राइडर बन जाएगा। और कई बच्चों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती बॉडी में, आपको डिफरेंटली बैलेंस चाहिए होता है। कई बच्चों का बैलेंस इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि बहुत अच्छा होता है, तो इस तरह से वेरी करता है। कोई 2 महीने में सीख लेता है, कोई साल लगा देता है। तो ये चीज़ ऐसी है कि अगर आपको शौक़ हो, आप ज़्यादा टाइम दो। और जहाँ आपने ये बात की कि ये थोड़ा जेब पे भारी पड़ता है, तो हाँ, हॉर्स राइडिंग एक महंगी स्पोर्ट है, बट वही बात है जिस तरह हमने अपना क्लब इंट्रोड्यूस कराया है, बहुत सारे और क्लब्स हैं, तो बच्चों के पास। क्लब का नाम क्या है सुमैया, ये भी बताइएगा, कहाँ पर मौजूद है, और अगर आपसे रब्ता करना हो तो ऑनलाइन भी कोई पेजेस, इंस्टा पे प्लेटफॉर्म? लाहौर टेंट पेगिंग क्लब है, हमने इसको बहुत ज़्यादा अभी पब्लिसाइज नहीं किया हुआ। लाहौर टेंट पेगिंग क्लब के नाम से इंस्टाग्राम पे भी पेज है, और आप वैसे भी विजिट कर सकते हैं। फीमेल कोच की फैसिलिटी पाकिस्तान में और कहीं आपको नहीं मिलेगी। तो मैं अभी वहाँ पे ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हूँ। कोचिंग दे रही हैं? जी,
ज़बरदस्त। अच्छा, टाइम ड्यूरेशन तक का तो आपने कहा कि बच्चों पर डिपेंड करता है और हर एक की अपनी बॉडी के हिसाब से बच्चे रिस्पॉन्ड भी उसी तरह से कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा शौक रखते होते हैं, उनको इस चीज़ का शगफ होता है तो वो जल्दी भी सीख जाते हैं। अगर हम तीरंदाजी या नेज़ाबाजी में देखें पाकिस्तान के अंदर, तो क्या फ्यूचर है, बच्चों को सिखाना चाहिए, इस तरफ लाना चाहिए? जी बिल्कुल, अब तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमारी अब पाकिस्तान से टीमें जाती हैं बाहर, तो इंटरनेशनल जो टेंट पेगिंग फेडरेशन है उसके अंदर जाके परफॉर्म करते हैं, फिर उसमें हमारे प्लेयर सेलेक्ट होते हैं। अब तो इसका काफ़ी स्कोप है, अगर आप पहले रीजनल खेलते हैं, फिर आप नेशनल खेलते हैं, फिर आप इंटरनेशनल खेलते हैं, तो अब तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ को एक प्रॉपर शेप दे दी गई है गेम को। अच्छा, ये कितना अफोर्डेबल है और क्या कोई शहर के अंदर रहते हुए भी घोड़ा पाल सकता है? क्या ये मुमकिन होगा? कितने में एक अच्छा हॉर्स आ जाता है? क्योंकि लोकल ब्रीड्स भी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है जितने के हम देखते हैं कि रैबिक जो हॉर्सेस हैं या दीगर ममालिक के, तो कितना अफोर्डेबल है और क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी होती हैं घोड़ा खरीदते हुए? पहले तो मैं आपको यही कहूँगी, जो लोग अभी नए स्टार्ट कर रहे हैं वो घोड़ा खरीदने की तरफ ना आए, क्योंकि ये एक बहुत टफ चीज़ होती है, क्योंकि हम लोग अपने घोड़े मैनेज कर रहे हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आप स्टार्टिंग में ही घोड़े के साथ पहले आप क्लब हॉर्सेस पे सीखें, आप डिफरेंट हॉर्सेस पे अपना एक्सपीरियंस बढ़ाएं। जब आपको समझ आ जाए कि घोड़ा कैसे पालना है, कैसे रखना है, फिर आप अपना जानवर रखें, और उसके बाद उसकी टेक केयर का एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। घोड़ा रखना आसान काम नहीं है। अच्छा, और अगर पाकिस्तान में कोई घोड़ा खरीदना भी चाहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खपती भी होते हैं जो कहते हैं कि भाई हम अपना घोड़ा खरीदेंगे, नहीं रखना चाहिए, हाँ। तो वो कौन सी ब्रीड लेनी चाहिए? और पाकिस्तान में मतलब नॉर्मल रेंज में कौन से घोड़े मिल जाते हैं और ब्रीड सबसे अच्छी? हमारे देसी ब्रीड में ही, जो पाकिस्तान में हमारे देसी ब्रीड के घोड़े हैं, उसमें भी प्राइस रेंज जो है वो 2.5-3 लाख से शुरू होके 20-40 लाख तक जाती है, बल्कि इससे भी ज़्यादा जाते हैं। मतलब वो ब्रीड वही है, लेकिन उसकी ब्लड लाइन मैटर करती है, काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं, हाँ। लेकिन आप मतलब 3 लाख से भी आप स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद आप 45 लाख के घोड़े पे भी जा सकते हो, और फिर स्काई इज़ द लिमिट। इसमें तो घोड़ों की कीमतों का तो। अच्छा, जो मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं किसी भी तरह के जो घुड़सवार, वो अपने घोड़े के साथ बड़े टची होते हैं और वो अपने ही घोड़े के ऊपर वो मुकाबला करना चाह रहे होते हैं या उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो। तो जब आप इंटरनेशनली किसी भी इवेंट में हिस्सा लेते हैं, तो क्या घोड़े भी यहाँ से वहाँ जा सकते हैं? क्या तरीक़ाकार होता है? या फिर वहाँ पर आपको एक मुख्तलिफ जानवर के ऊपर, एक नए घोड़े के ऊपर वहाँ पर इवेंट में हिस्सा लेना होता है? नहीं, वहाँ पे तो आपका टॉस होता है, वहाँ आपकी पर्चियाँ निकलती हैं और जौन सा हॉर्स आपको मिला, यू हैव टू राइड दैट हॉर्स। तो इसलिए यहाँ पे हमें ट्रेनिंग इसी तरह ही कराई जाती है, और हम भी अपने बच्चों को इसी तरह ही ट्रेनिंग कराते हैं कि एक घोड़े पे नहीं आपने होके रह जाना कि अच्छा मेरी इसके साथ बॉडी सिंक हो गई है, जो कि हो जाती है मोस्टली। तो वो फिर बच्चे कहते हैं कि हमने इसी पे ही करना है। नहीं, यू हैव टू राइड अदर हॉर्सेस। आपको उनको भी, अगर आपने अच्छा राइडर बनना है, कई लोग अपने घोड़े के साथ अपने आप को बस रखते हैं कि ये मेरा घोड़ा है और इसके साथ मैंने राइड करना है, वो भी उसके साथ अटैच हो जाते हैं और जानवर भी कैसे बॉन्डिंग वो भी अपने मालिक के साथ बहुत अटैचमेंट उसकी भी हो जाती है, बॉन्डिंग बन जाती है। तो वो इसमें, और मेरा भी इसी तरह ही है, मेरी भी अपने घोड़े के साथ है, और मुझे होता है कि जब मैंने गेम करनी है मैंने इसी पे ही करनी है, क्योंकि आप ट्रस्ट भी नहीं कर सकते किसी और घोड़े को। और क्या चीज़ें हैं जो कि हॉर्स राइडिंग करते हुए आपको नहीं करनी? मशवरा क्या है बिगनर्स के लिए, बच्चों के लिए, और किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है हॉर्स राइडिंग करते हुए? बहुत सारी चीज़ें हैं। सेफ्टी सबसे पहले है, हेलमेट है आपके पास, अपने सेफ्टी गियर्स होते हैं, फिर अपना बैलेंस है, फिर कोई मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बहादुरी और बेवकूफ़ी में बहुत बारीक लाइन होती है, तो आपने वो क्रॉस नहीं करनी, आपने करेज से, जज्बाती नहीं होना। हाँ, आपने करेज से लेकिन पेशेंस के साथ। आप सारी सेफ्टी मेजर्स को भूल कर और आप बैठ बच्चे कहते हैं बस हम भगा दें जब नया शौक चढ़ता है, हाँ, कि हमने भगाना है, वो फिर बैलेंस आउट होता है। तो कोई ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए टाइम के साथ साथ। अच्छा, कभी कोई ऐसा हादसा ज़िंदगी में पेश आया हो हॉर्स राइडिंग के दौरान? क्योंकि आप बहुत बचपन से कर रही हैं और देखने को तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ा आसान लगता है। मैंने अपने बचपन में अपने दादा, ताया, चचा, बाबा को सबको देखा कि हॉर्स बड़े प्यार से वो पालते थे, और सुल्तान उसका नाम, तो बड़ा अटैच था। जैसे उन्होंने तबेले के पास जाना होता तो वो खुद खिंचा चला आता था। तो ये एक बड़ा ही महंगा शौक तो है, लेकिन एक अटैचमेंट भी होती है। लेकिन फिर भी कभी कभी आपका घोड़ा आपसे नाराज़गी का इजहार करते हो, आपको गिरा भी देता है। तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या गुजरा हो जिसमें आप? मेरा भी अभी जो रिसेंट जिस पे मैं गेम कर रही हूँ उसका नाम भी सुल्तान है, और मैं खुद भी उसके साथ काफ़ी अटैच्ड हूँ।
इससे पहले जो मेरा घोड़ा था उसके साथ मेरा एक हादसा हुआ था। मैं हॉर्स एंड कैटल शो पे गैलप के बाद मेरी एक फॉल हो गई थी, जिस पे मेरा कॉलर बोन परफॉर्म कर रही थी आप? परफॉर्म कर रही थी हॉर्स एंड कैटल शो। आपने बताया कॉलर बोन आपका कॉलर बोन, और मुझे ये याद है कि मेरा घोड़ा बिल्कुल ऐसे मेरे ऊपर से पाँव लेके गया है, ही डिडंट स्टेप ऑन मी ना। तो इतनी घोड़ों को सेंस होती है कि अपना हमारा सवार हमारे साथ है, हमारी उसके साथ बॉन्डिंग है। घोड़ा कोशिश करता है कि वो कोई ऐसा काम ना करे, एडवेंचर ना हो जाए। हमने समझना है कि घोड़े की नेचर वो क्या क्या है, वो डर रहा है, वो क्या हो गया उसको, लेकिन इंटेंशनली घोड़ा आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा अगर वो आपके साथ बॉन्डिंग उसकी हो चुकी हुई है। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स लास्टली जी जी, क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के? फ्यूचर प्लान यही है कि जितना ज़्यादा हम इस गेम को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि बाहर दूसरे मुल्कों में का हॉर्स राइडिंग को लेके सिर्फ टेंट पेगिंग और हॉर्स बैक आर्चरी नहीं है, बहुत सारे और माउंटेड गेम्स हैं वहाँ पे। तो अब हमारा यही गोल है कि हम और माउंटेड गेम्स इंट्रोड्यूस कराएं पाकिस्तान में और बच्चों को दूसरी तरफ लेके आएँ जो कि आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं और हेल्दी स्पोर्ट है, बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हम मौजूद थी सुमैया हिजाज़ी। और इतना खूबसूरत ये गेम है, महंगी ज़रूर है, लेकिन ये कि आपको एक हेल्थी एक्टिविटी मिल जाती है और अपने बच्चों को गैजेट से दूर करना है अगर आप, तो आप उनको हेल्थी एक्टिविटी की तरफ लेकर आएँ। और घुड़सवारी एक बहुत ही खूबसूरत शौक भी है, और जिन लोगों के वो कहते हैं ना ब्लड में शामिल हो चुका है, तो उनको उसका शगफ और शौक बहुत होता है और वो बड़ा ही दिल से घुड़सवारी करते हैं। बिल्कुल, और इसके अंदर मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को भी इकदाम करने चाहिए। हेल्थी स्पोर्ट है, और बजाय इसके कि आप जिस तरह से आप भी बात करें कि हर दिन उनको आप घर पे बिठाए रखें और दुबक्के वो बैठे रहें, उनकी बॉडी भी उससे मुतासिर होगी और जहनी तौर पे भी उनकी सलाहियतें मांद पड़ सकती हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, और हॉर्स राइडिंग से फिजिकल ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी हो नहीं सकती। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया सुमैया, आप हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे दीगर अहम इशूज़ होंगे, और हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वेलकम बैक। और नाज़रीन, ये वो दौर है जहाँ बच्चों के हाथ में खिलौना नहीं बल्कि स्मार्टफोन्स थमा दिए गए हैं, और इसके ज़िम्मेदार आप, मैं, हम सभी हैं। और इस खेल के मैदान की जगह स्क्रीन ने ले ली है। टेक्नोलॉजी ने सहूलत तो दे दी है, लेकिन मगर उनके हाथ जो हैं वो इन गैजेट्स की वजह से उनकी जहनी सलाहियतें मांद पड़ रही हैं। तो बचपन की कई बुनियादी सलाहियतें अगर बचपन में ही उनसे छीन ली जाएंगी, और अगर हम खुद वैसे पेरेंट उनके साथ ये जुल्म करेंगे, तो फिर हम किससे तवक्को करें? क्या स्कूल या कॉलेजेस या तालीमी इदारे वो काम करेंगे जो पेरेंट्स नहीं कर पाए? ये मुमकिन नहीं होगा शायद। बिल्कुल जी, और हालिया तहकीक ने एक ख़तरनाक हकीकत से पर्दा उठाया है कि स्मार्टफोन की जो आदत है उसने बच्चों के अंदर फितरी नशोनुमा और खुद इन्हिसारी और सीखने की जो सलाहियत थी उसको भी शदीद मुतासिर किया है। तो 1/3 बच्चे किताब को भी मोबाइल स्क्रीन समझकर उस पर उंगलियां फेरते हैं। जिस तरह से आप देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन को टच किया जाता है, उसी तरह से वो अपनी किताब को टच करते हैं। बैतुल खला इस्तेमाल करने के हवाले से हो, खाना खाने के हवाले से हो, ये बहुत ही गलत आदत है जो कि हमारे बच्चों ने अडाप्ट कर ली है। तो इससे किस तरह से छुटकारा हासिल किया जा सकता है, किस तरह से अपने बच्चों को इससे बचाया जा सकता है? जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो अभी की जो इस लत में पड़ चुके हैं, उनको भी उससे निकालना है, और जो आने वाले हमारे बच्चे हैं उनको भी इससे महफूज रखना है। तो हमारे साथ इम्तनान अहमद मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे आपको इम्तनान, और हमारी रहनुमाई कीजिएगा। हमने बच्चों को स्मार्टफोन पहले तो खुद थमाए हैं टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए और उनको जिद्दत देने के लिए, या फिर उनको बहुत ही ज़्यादा पूरा आसाइश ज़िंदगी देने के लिए। अब हम पछता रहे हैं, अब हम कहते हैं कि जी बच्चा हमारा अगर स्कूल भी जाता है तो वो किताब के ऊपर भी उंगली इस तरह से फेरता है जिस तरह से मोबाइल फ़ोन के ऊपर या टैब के ऊपर फेरी जाती है। तो किस तरह से अपने बच्चों को इस लत से बचाएं, क्या किया जाए आखिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। एंड सर्टेनली ये एक बहुत बड़ा इशू है, और इसके अगर हम मल्टी फेसेटेड अप्रोच को देखेंगे ना, तो 3 मेजर चीजें सामने आती हैं। नंबर 1, हम इसके अंदर एक डेवलपमेंटल थेफ्ट पैदा करते हैं, यानी हम अपने बच्चों से उनका बचपन छीन लेते हैं। ये जो 0 ईयर्स से लेके 5 साल तक की एज होती है, ये वो टाइम पीरियड होता है जब एक बच्चा सेंसरी मोटर स्किल्स डेवलप कर रहा होता है कि मेरे हाथ कैसे काम करते हैं, मेरी आंखें कहाँ तक देख सकती हैं, मैं सांस लेता हूं तो मेरा पेट ऊपर जाता है, सांस रिलीज करता हूं तो नीचे आता है। उसका अवेयरनेस नहीं है, वो नया है इस प्लैनेट के ऊपर, तो वो सीखना चाहता है। वो उस दौर में अपने स्किल्स डेवलप कर रहा होता है कि कितना भागूं तो सांस फूल जाता है। हम क्या करते हैं, इस एज में जाकर उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। अब जो सेंसरी मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं होते, तो बच्चा स्वाइप करना पहले सीख जाता है, स्पीच बाद में डेवलप करता है। And this is alarming that why exactly are we doing it to our own kids? उस बच्चे की जो कॉज एंड इफेक्ट की रीजनिंग है ना, वो रीजनिंग मर जाती है।
उसको ये समझ नहीं आता, उसको समझ में आता है कि रोना है, फ्रस्ट्रेशन है, फोन मिल जाएगा और उसके बाद खामोशी हो जाएगी। दिस इज व्हाट पेरेंट्स नीड टू लर्न। हमें किसी ने, पता नहीं किसने आकर मिलेनियल्स को ये बात समझा दी है, और ये मिनहसुल कौम, वो तमाम लोग जिनके बच्चे छोटे हैं, उनके जहन में फितरी तौर पर एक बात घुस चुकी है। उन्हें ये लगता है अगर बच्चा बोर बैठा हुआ है, खामोश बैठा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम है उसके साथ। बोर होने दे बच्चों को, बच्चे बोर होना इज फाइन, क्योंकि जितना वो बोर होगा ना, उसको अंदाजा होगा कि मैंने इस फ्रस्ट्रेशन से, इस आइसोलेशन से बाहर कैसे आना है। जिंदगी में बड़े होकर कितने ऐसे मौके आएंगे जहाँ पे लोग लेकिन वो इस होते हैं, फ्रस्ट्रेशन लेकिन से हम बाहर बच्चों को निकलने खोलने के नहीं लिए भी गैजेट्स का ही सहारा लेते हैं। वो पेरेंट्स से जिद करते हैं, तो फिर अगर गैजेट्स नहीं, मोबाइल नहीं, टैब्स नहीं, तो फिर क्या क्या उनको करवाया जाए? उसकी वजह ये है ना कि पेरेंट्स ने ये समझ लिया है कि रोता हुआ बच्चा इज इक्वल टू यूट्यूब, इज इक्वल टू सुकून। ये गलत अप्रोच है, क्योंकि उससे बच्चे को क्या समझ में आ रहा है, आपको तो सुकून मिल रहा है, लेकिन बच्चे को समझ में आ रहा है कि मेरा एस्केपिज्म ये है। आपने देखा होगा बचपन में जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं ना, तो उनको पैसिफायर दे देते, तो वो खामोश हो जाते हैं। अब हमने उसकी जगह डिजिटल पैसिफायर दे दिया है, डिजिटल नैनीज दे दी कि भाई फोन पकड़ो, मेरा दिमाग ना चाटो। अब फोन के अंदर उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है वो हम तो चेक कर ही नहीं रहे, क्योंकि वो हम समझते ही नहीं है कि हमारा फर्ज है। हमें लगता है फोन दे दिया तो कहानी खत्म हो गई है। दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न। हमारा मसला ये है कि हमें ये समझने की जरूरत है कि प्रॉब्लम हमारा कैपेसिटी नहीं है, हमारा प्रॉब्लम है कल्चरल नॉर्मलाइजेशन। हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में तमाम माँ बाप ने अपने बच्चों को आईपैड दे दिए, तो मेरे लिए भी फर्ज है कि मैं भी आईपैड पकड़ा दूं। जो चीज सारी दुनिया कर रही है, और मैं तो कंटेंट बना बना के सोशल मीडिया पे इस बात पर थक चुका हूं कि लिटरली जो सारी दुनिया कर रही है, लाजमी नहीं है कि आपने भी यही करना है। जितना डेंजरस है, और उसके ऊपर ना अक्सर वालिदैन की तरफ से आप एक बात सुनाएंगे कि नहीं देखें, एजुकेशनल एप्स भी तो होती हैं, उससे भी तो बच्चों को फायदा होता है। वो एजुकेशनल ऐप जिंदगी में बाद में भी सीख सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इमरान। और बच्चों को ये मोबाइल की लत लगाना, टैब्स दे देना, जिस तरह आप भी कह रहे हैं, रेस्टोरेंट्स के अंदर आप जाकर देखें तो वहाँ पर बच्चों के हाथ में टैब्स है। आप किसी के साथ गेट टुगेदर पे चले जाएं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि बच्चे जो है वो टैब्स के अंदर या फ़ोन के अंदर मसरूफ़ है। तो हमने खुद शायद अपनी सहल पसंदी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखा है, प्रेफरेंस दी है, और हमने अपने बच्चों को गैजेट्स दे दिए ताकि हमें तंग ना करे और हमें खामोशी और पुरसुकून लाइफ मिल सके। उसके चक्कर में हमने अपने बच्चों को तो ख़राब कर दिया। लेकिन आप समझते हैं कि अभी भी बच्चों को वापस लाया जा सकता है, उनको उनके ब्रेन के साथ कनेक्ट करते हुए, उनके दिमाग के अंदर ये बात डालते हुए कि बेटा ये कितना डेंजरस हो सकता है, आपका ब्रेन डैमेज करता है, आपकी आइज़ को डैमेज करता है। तो बच्चे समझते हैं, मेरे ख्याल में बच्चे हमसे ज़्यादा समझदार हैं। तो अगर आप उन्हें कुछ प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अभी भी आप बच्चों को रिवर्स कर सकते हैं, उनकी आदत को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो आप बच्चे के साथ, जिस बच्चे की कॉज एंड इफेक्ट की स्पेशल रीजनिंग डेवलप ही नहीं हुई, उसको आप लॉजिक कैसे समझाएंगे? उसका सिंपल तरीका पता है क्या? वो सिंपल तरीका ये है कि टेम्पलेट आपके पास 1400 साल पहले से मौजूद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेलते थे, तो वो क्या खेलते थे? फिजिकल एक्टिविटी होती थी ना। बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, जिसके लिए माँ बाप को कुर्बानी देने की जरूरत है। फिजिकल अपनी प्रेजेंस दें, अपनी स्क्रीन टाइम मत दें, अपनी मौजूदगी दें। तो पहला काम क्या करना है? पहला काम ये करना है कि बच्चों के साथ फिजिकली खुद को एंगेज करें। अगर बच्चा 2 साल से छोटा है, कोई स्क्रीन टाइम नहीं। अगर बच्चा 2 से 5 के बीच में है तो 1 घंटे का सुपरवाइज स्क्रीन टाइम, लेकिन वो भी बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह आप चीनी देते हैं कि चीनी के ऊपर आप बच्चे को हाई शुगर डोज नहीं दे देते कि बच्चा सारा दिन हाइपर एक्टिव रहे। तो आप कभी कभी यानी 1 घंटा दे दिया, लेकिन सुपरवाइज दें और उसके साथ देखें कि वो देख क्या रहा है, उसकी डेवलपमेंट क्या हो रही है। अगर फिजिकल एक्टिविटी उसकी डेवलप हो रही है तो 1 घंटे का स्क्रीन टाइम विच इज सुपरवाइज शुड नॉट बी एक्चुअली बैड, ठीक है। लेकिन अपने घर के अंदर ना नो फोन जोन्स बनाए। घर आ गए तो दिस इज अ फैमिली टाइम, फोन की जरूरत नहीं है। फोन, द वर्ल्ड कैन मूव ऑन, दुनिया इंतजार कर सकती है, फोन बाद में भी देखे जा सकते हैं। फैमिली की गैदरिंग को प्रमोट करें। दिस इज द अलार्मिंग सिचुएशन। हम बच्चे को खाना खिलाते हुए, वॉशरूम ले जाते हुए, गाड़ी में बिठाते हुए हर वक्त वो स्क्रीन देख रहा है, तो उसको ये समझ में आ रहा है कि माँ बाप की जरूरत नहीं है, प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, बात करने की, फिजिकल होने की, किसी के साथ एक्टिविटी की जरूरत नहीं है। व्हाट वी रियली नीड इज अ स्क्रीन। तो फिर हम बाद में अफसोस करते हैं कि बच्चे हमारे हाथ से निकल गए, हमें तवज्जो नहीं देते, सारा दिन फोन पे होते हैं। We did it ourselves, हमने खुद किया है ये, तो इसको रोकने की जरूरत है।
अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं, नई रिसर्च भी आई है जिसमें बहुत से बच्चे अपनी बुक्स को इवन टैब समझ रहे हैं या मोबाइल समझ रहे हैं, उसको ऊपर हाथ से स्क्रॉल करने की कोशिश करते हैं। तो ये किस चीज़ की अलामत हैं, ये किस चीज़ के सिम्टम्स हैं, और इस कैफियत से बच्चे को निकालने के लिए भी यही सारा हल होगा? एकदम कर दिया जाए, ग्रेजुअली किया जाए? पेरेंट्स अगर बिजी हैं तो फिर किससे करवाया जाए? देखिए, पेरेंट्स बिजी होते हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग नहीं चलती है, और ना ही ये चलता है कि आप वालिदैन भी कहलाएं और आप बच्चों को टाइम भी ना दें। दैट डजंट रियली वर्क। तो उसका तरीका ये है कि आपको वक्त एलोकेट करना पड़ेगा। आप क्वालिटी टाइम 1 घंटा तो निकाल सकते हैं, आधा घंटा अपने बच्चों के लिए निकाल सकते हैं। सो ये जो बच्चे स्वाइप करते हैं किताबों के तरीके से, किताब को नहीं करते बल्कि फोन के तरीके से करते हैं, दैट टेल्स यू कि बच्चा फोन का कितना एडिक्ट हो चुका है, उसकी जिंदगी से फोन का निकल जाना कितना जरूरी है। दिस इज नॉट बैड। बहुत से लोग बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो उनके वक्त के साथ साथ उनके बिहेवियर में बदल जाती है, लेकिन इसको रोकना बहुत जरूरी है, वरना हैबिट एक दफा पक्की हो जाए तो फिर उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। So every parent out there need to understand and need to move. उनको अब एक्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल सही। स्क्रीन अच्छा, टाइम कम इमरान, करें। हम एक अपना वक्त। आजकल एडवर्टाइजमेंट भी चल रही है, एक ऐसा इश्तिहार बनाया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि जी बच्चे का पैदाइश से पहले ही एडमिशन करवा दिया जाना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद बच्चे को खुल के रोने नहीं दिया जाता, खेलने नहीं दिया जाता, उसकी मुस्कुराहट, उसका बचपन सब कुछ हमने छीन लिया है। उसके बाद फिर हम उसको फैमिली टाइम के नाम पर भी हम उसको गैजेट्स थमा देते हैं। तो बच्चे भी शिकवा करना है, वो कहते हैं कि जी माँ बाप अब इतने वो प्रैक्टिकल हो चुके हैं कि माँ बाप भी अब अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन हो चुके हैं, तो हमें फैमिली टाइम पर भी फ़ोन थमा दिया जाता है, या फिर हमसे सिर्फ सवाल किया जाता है तो पढ़ाई का किया जाता है, ग्रेड्स कितने अच्छे आए हैं, यही सिर्फ हमसे सवाल किया जाता है। तो फैमिली टाइम जिसकी बात आप भी कर रहे थे, इस फैमिली टाइम के अंदर क्या होना चाहिए, और उसके अंदर अगर हम उसके अंदर भी खुद फ़ोन लेकर बैठे होंगे और उनको कहेंगे कि ये फैमिली टाइम है, तो क्या ये तरीक़ाकार सही होगा? वो फैमिली टाइम हमें यूटिलाइज़ किस तरह से करना चाहिए, कनेक्ट किस तरह से करना चाहिए बच्चों के साथ और बच्चों को वालिदैन के साथ? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर यू गो होम, पहला काम ये करें कि अगर आप हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं आपके छोटे हैं, अपने फोन चार्जिंग पे लगा दें अपने कमरों में, और उसके बाद फैमिली टाइम आप लाउंज में सुकून से बैठें और बच्चों से पूछें कि आज मैं आपको बताता हूँ। बच्चे इमीडिएटली तो ओपन अप नहीं होंगे, तो आप बताएं कि भाई आज मैंने सारा दिन क्या किया, What was hard for me? What was very easy for me? मेरी पूरे दिन की एक्टिविटी क्या हुई, कहाँ पर मुझे डर लगा, कहाँ पर मेरे लिए मुश्किलात हुई, तो उसको ये समझ में आने लगेगा कि एक्चुअली मेरे पेरेंट्स भी वल्नरेबल हैं, ये भी अपने गम शेयर कर सकते हैं, तो मैं भी खुलकर अपने गम शेयर करूं। वो बताएगा अगर उसको स्कूल में कोई बच्चा बुली करता है, वो बताएगा उसको क्या पसंद है, उसको क्या पसंद नहीं है। उसके जहन में जो सवाल आएंगे वो अपने माँ बाप से पूछेगा, अपने दोस्तों से या किसी और से नहीं, या फोन से नहीं पूछेगा, किसी ग्रॉक, किसी चैट जीपीटी से नहीं पूछेगा। उसको पता होगा कि मेरी गो टू चीज जो है वो मेरे वालिदैन है। वो कॉन्वर्सेशन हमारे यहाँ मर चुकी है। वो कॉन्वर्सेशन अब होती है कि मैं अपने फोन पर हूँ, बेगम अपने फोन पर है, बच्चे अपने फोन पर हैं। What kind of a family time अपनी दुनिया बना रखी है। जितना कम कर सकते हो उतना कम करें। अच्छा इमरान भाई, एक दुनिया है, एक और दुनिया में जी रहा। जी, एक और चीज़ जो सोशल मीडिया या गैजेट्स के ज़्यादा इस्तेमाल से हम देख रहे हैं, ख़ासतौर पे अपने बच्चों में एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ गया है। बच्चे बहुत ज़्यादा हसास तो हो ही गए हैं, साथ में जज्बाती भी हो गए हैं, एग्रेसिव भी हो गए हैं। तो उस एलिमेंट को किस तरह से कवर किया जाए? क्योंकि हमने तो यही सुना है, सुन्नत तरीका भी ये है कि बच्चों को प्यार से समझाया जाए, मार से नहीं। तो अगर वो इस तरह से कंट्रोल नहीं हो रहे और ये आदतें पुख्ता हो चुकी हैं, फिर क्या किया जाए? देखिए, जब टेलीफोन आप एक बच्चे के हाथ में थमा देते हैं तो उसको टेक्निकली डोपामीन के हिट मिल रही होती है, यानी यूं बिल्कुल, और ये बिल्कुल वही डोपामीन है, ये बिल्कुल वही केमिकल है, और इस पर रिसर्चेस हुई हुई हैं जो ड्रग्स में होता है। सो इसकी क्वांटिटी कम और ज्यादा है, लेकिन एग्जैक्टली इट्स द सेम केमिकल। अच्छा, अब जब वो आप उस बच्चे को डोपामीन के हिट मिल रही होती है, इमीडिएटली फोन छीनेंगे तो सर्टनली बच्चा क्रैक डाउन करेगा, रोएगा, चीखेगा, आपको बातें सुनाएगा, जो जो हो सकता है वो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। बट आप उसको पहले से इंटिमेशन दे सकते हैं ना कि 10 मिनट है, मैं 11वें मिनट पे या 7वें मिनट पे फोन ले लूंगा, 3 मिनट रहेंगे, 1 मिनट रहेंगे, दैट्स इट, ओके योर टाइम इज डन। वो टाइमिंग रखें, वो अलार्म बजने चाहिए कि बस इसके बाद फोन टाइम खत्म है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता उसको उस रूटीन की आदत बने कि आहिस्ता आहिस्ता आप उसको उस
पॉइंट ऑफ व्यू से वापस ला सकते हैं जहां पर वो उस वक्त उस ऑलरेडी लत को मौजूद छुड़वाया है। जा सकता इमीडिएटली है, तो किसी जो कि चीज को नशे तोड़ा से नहीं भी जा कई सकता। ज़्यादा शायद डेंजरस है। और नशा जो है उससे आप मना करते हैं अपने बच्चों को, और खुद ये नशा उसके हाथ में थमा रहे हैं कि बेटा जितना मर्जी टाइम आप चाहे आप स्क्रीन पर गुजार सकते हो। तो ये सबसे बुरी लत है जो आप अपने बच्चे को लगा रहे हैं, जो कि आने वाली ज़िंदगी में भी उसके लिए नुकसानदेह साबित होगी। बहुत शुक्रिया इम्तिनान अहमद, मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद थे। और अपने बच्चों को टाइम देना शुरू कीजिए, ना कि कल से, और वो कल कभी नहीं आती है। इसलिए आज अपने बच्चों को अगर आप खुद टाइम देंगे, उन्हें स्क्रीन से दूर करेंगे, उनके साथ खेलेंगे और उनके साथ वो एक्टिविटीज़ जिसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप भी अगर पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो बच्चे आपके साथ और ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे और फ़ोन या टीवी वो दोनों आदत छोड़ देंगे। बिल्कुल, और ये इससे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट किसी भी पेरेंट की हो नहीं सकती कि आप अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारिए। मसरूफियत होती है, सभी पेरेंट को होती है, लेकिन बाद में अफसोस से, पछतावे से बेहतर है कि आज अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। सब कुछ असासा पे, इदारों पे, इंस्टीट्यूशंस पे छोड़ देना, चाहे वो जितने मर्जी अच्छे, जितने मर्जी महंगे इदारे हों, वो सारा कुछ या वो तरबियत, वो उनकी ग्रूमिंग जो आप एक पेरेंट कर सकते हैं अपने बच्चे की, कोई भी इदारा, कोई भी असासा वो नहीं कर सकते कम से कम। और अपने बच्चों को एतमाद दीजिए, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।